Assalamu alaikum. It's me Kamar Faizan Dugal here, and welcome to all of you guys at my channel. This video is really important for those students who really want to prepare first year maths. It's not a छक्का वीडियो और a click baiting वीडियो। ये कर लें तो वो हो जाएगा। ये मैं ये नहीं करवा सकता कि मैं ऑलरेडी गेस्ट पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ कि फ़र्स्ट हाफ मैंने की है, फर्स्ट 4 चैप्टर्स का। उसमें जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग बनते थे वो मैंने अपलोड किए हैं। फिर इसके बाद सेकंड हाफ जिसमें चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 आते हैं वो करवाए मैंने। उसके बाद लास्ट पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, वो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप लोगों को मिल जाएगा मेरे चैनल के ऊपर। तो गेस्ट पेपर मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो जिस स्टूडेंट की भी अच्छी तैयारी है वो जस्ट रिव्यू करना चाहता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं तो वीडियो वॉच कर सकते हैं। बट आई नो कि क्लियरली कि ज़्यादातर कम्युनिटी जो यूट्यूब पे होती है वो उन स्टूडेंट्स की होती है जिन बच्चों की बेचारों की तैयारी नहीं होती है और जो बहुत ही परेशान होते हैं कि पेपर्स के अंदर कैसे तैयारी की जाए, वो पैनिक हो जाते हैं। ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए। यही नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि बाकी मेन चैप्टर्स जो हैं वो भी आपके पेपर से पहले करवा सकूँ। इट विल ओनली डिपेंड अपॉन योर सपोर्ट एंड योर डेडिकेशन। आप लोग अगर डेडिकेट हो गए और आप अगर सपोर्ट करते हैं तो इंशाल्लाह मैं बाकी चैप्टर्स भी कवर करने की कोशिश करूँगा। ये आप लोगों के रिस्पांस पर डिपेंड करेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो बेहतर लगे, आपको लगे कि ये हेल्पफुल है, तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने कोलीग्स के साथ भी शेयर लाजमी कीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। मेरे पास आपकी जो टेक्स्ट बुक है हार्ड फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं है। I have your textbook in soft form, so kindly make sure that you have opened your textbook and notebook। और जो मैं आपको की पॉइंट्स कुछ फार्मूलास आपको पॉइंट आउट करवाऊँगा वो आप अपनी नोटबुक पे नोट करते जाएं, और कोशिश करूँगा कि ये जो मेरे पास नोट्स हैं जो मैंने सॉल्व किए क्वेश्चंस, इनकी PDF में आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ। अब आपकी जो चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट पेज है उस पर सीक्वेंस है, सीक्वेंस की डेफिनेशन है, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और यहाँ पे एक लिखा होगा व्हाट इज़ मीन बाय रियल सीक्वेंस। अगर आपके सीक्वेंस के अंदर तमाम नंबर्स रियल नंबर्स हों तो ऐसे सीक्वेंस को आप रियल सीक्वेंस बोलते हैं। अब सीक्वेंस किस तरह का होता है, लेट्स सपोज मैंने ये नंबर्स की तरतीब लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके पास एक ऑर्डर्ड फॉर्म है, एक तरतीब के साथ, एक अरेंजमेंट के साथ नंबर को अरेंज किया गया, इसको आप सीक्वेंस बोल सकते हैं। इसमें सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं तो इसको आप रियल सीक्वेंस बोल सकते हैं। अब इस चैप्टर में मेन 2 चीज़ें होंगी, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। देयर आर बेसिकली 3 सीक्वेंसेस, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। आप सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं, तो ये बन जाता है AP, GP एंड HP। ओके, इसी तरह ये 3 सीक्वेंसेस की 3 सीरीज़ होंगी, अरिथमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़ एंड हार्मोनिक सीरीज़। ये आपके सिलेबस में नहीं है हार्मोनिक सीरीज़, आप 2 टारगेट करोगे, अरिथमेटिक सीरीज़ एंड ज्योमेट्रिक सीरीज़। अच्छा, मेन जो सीक्वेंसेस हैं वो 2 हैं, AP एंड GP। हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको समझना इतना मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपको AP आता है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाएगा। ये आपकी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज लाइक आई थिंक एक्सरसाइज 6.10 में है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये 2 सीक्वेंसेस आप लोगों ने अच्छी तरह समझने हैं, तो इनके ही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नहीं कहता कि हार्मोनिक में से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इसमें से भी आएगा, ये ज़्यादा 2 इंपॉर्टेंट्स हैं। इसके बाद है जी सीरीज़ में आपके पास आता है अरिथमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़, और हार्मोनिक सीरीज़ आपके सिलेबस में नहीं है। इसी तरह आपके पास 3 मीन्स आते हैं, एक को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, दूसरे को ज्योमेट्रिक मीन और तीसरे को हार्मोनिक मीन। इसको सिंपली लिखते हैं AM, इसको GM और इसको HM। ओके, सबसे पहले हम 6.1 करते हैं। जो एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे नहीं करवाई होंगी इन नोट्स में, तो मैं आपको एक अलग रजिस्टर पे वो साथ ही साथ सोल्व करवा दूंगा, जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया होगा। तो अब सीक्वेंस 6.1 एक्सरसाइज है, इसमें से मैंने पहले क्वेश्चन में से कुछ पार्ट्स आपको पॉइंट आउट करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। मोस्ट रिसेंट वीडियोज़ होंगी वो चैप्टर नंबर 5 से लेकर 8 तक सेकेंड हाफ की। अब इसके अंदर है जी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.2 एक्सरसाइज। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा जी राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। आपके पास है जी सेकंड पार्ट, लेट सपोज आपके पास सेकंड पार्ट है AN इज इक्वल टू -1 की पावर n और n स्केयर, ये आपको गिवन है। उसने कहा सिंपली इसमें पहली 4 टर्म्स फाइंड करके दो। तो आपने सिंपली क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना फर्स्ट टर्म के लिए n इज इक्वल टू 1 पुट करना है। पुट n इज इक्वल टू 1, ये आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी।
आप लिख दो यहाँ पे पुट n इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट टर्म, फिर आप लिखो फॉर सेकेंड टर्म पुट n इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे n की जगह -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इधर भी n की जगह आपके पास 1 आ जाएगा, बल्कि n की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं। अब देखें -1 की पावर 1 है तो -1 ही आएगा, -1 का स्केल 1 का स्केल लेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें तो -1 आपके पास आंसर है। सेकंड टर्म के लिए आपने पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है ना, सेकंड टर्म मालूम करनी है तो n की वैल्यू आप 2 पुट कर दो यहाँ पे सिंपली। -1 की पावर 2 बन गया, n की पावर 2 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करो, -1 की पावर 2 करो तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, 2 की पावर 2 करो तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 आपके पास आंसर आ गया, सेकंड टर्म का आंसर हो गया। इसके बाद फॉर थर्ड टर्म पुट n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 पुट करो, -1 की पावर 3 बन जाएगा। यहाँ पे देखें यहाँ पे 3 पुट कर दिया और यहाँ पे 3 का स्केयर बन गया। -1 की पावर 3 इट्स अ ऑड नंबर। याद रखिएगा जब भी एक नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन होती है तो पॉजिटिव आंसर आता है, जब भी एक नेगेटिव वैल्यू की पावर ऑड होती है तो नेगेटिव साथ आता है, और 1 की पावर क्यूब लेके 1 नहीं आ जाएगा। 3 का स्केयर लेकर 9 आ जाएगा आपके पास, तो ये -9 हो जाएगा। ये थर्ड टर्म हो गई है। इसी तरह आप इसकी यहाँ पे फोर्थ टर्म फाइंड कर लो, पुट n इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको करके दिखा नहीं सकता क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होगी। जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे वो मैं स्किप कर दूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि आप ये पार्ट या ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। अब A4 आपने फाइंड करना है तो इसके लिए आपने क्या करना है, -1 की पावर 4 है और यहाँ पे n का स्केयर है। ये देखें -1 की पावर n है तो यहाँ पे 4 आ गया, n का स्केयर है तो ये 4 का स्केयर हो गया। अब -1 की पावर 4 आप इसको सोल्व करो तो प्लस का 1 हो जाएगा, 4 का स्केयर लोगे तो ये 16 हो जाएगा, तो ये आपके पास 16 आंसर आ जाएगा। दीज आर योर फर्स्ट 4 टर्म्स। आप इनको तरतीब के साथ लिख सकते हो। पहले टर्म -1 आई है, सेकेंड टर्म 4 आई है, थर्ड टर्म -9 आई है और फोर्थ टर्म आपके पास 16 आई है। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट 4 टर्म्स, सिंपल। आफ्टर दैट इसका पार्ट आप पार्ट 3 कर सकते हो। मैंने जो पार्ट आपको पॉइंट आउट करवाया है वो आप देख सकते हैं। मैं इसमें से 2-3 पार्ट आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। अब थर्ड पार्ट के अंदर आपके पास nth टर्म का फार्मूला है an इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू 2n-3, ओके। अब इसमें आप सिंपली क्या करोगे, पुट n इज इक्वल टू 1। अब ये देखें -1 की पावर 1 -1 नहीं आएगा, ठीक है। इसको सोल्व करें 2 - 3, ये आपके पास -1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आपने ये फर्स्ट टर्म फाइंड की है। अब सेकंड टर्म के लिए आप n की जगह 2 पुट करो, यहाँ पे n की जगह 2 चला जाएगा, -1 की पावर 2 बन जाएगा और यहाँ पे आपके पास 2 इंटू 2 -3 हो जाएगा। यहाँ पे -1 का स्केयर सोल्व करो तो आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, बेसिकली 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपके पास सेकंड टर्म आ गई है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई है। इसी तरह आप नेक्स्ट 2 टर्म्स निकाल सकते हो, थर्ड एंड फोर्थ टर्म आप निकाल सकते हो। थर्ड के लिए आप n की जगह 3 पुट करो। आई होप कि आपको अब पता लग गया कि पावर अगर ओड हो तो नेगेटिव साथ आएगा, अगर पावर इवन हो तो नेगेटिव साथ नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये आप आई होप कि ये सोल्व कर लोगे। अब पार्ट नंबर 3। इसके बाद एक पार्ट नंबर 7 है और एक पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 7 एंड पार्ट नंबर 8 है। ये बड़े इजी पार्ट्स हैं, इनमें सिर्फ n की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। पहली 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए आप n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4 पुट कर दो। पहली एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पास पेपर में मैंने देखा इसमें से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। द लीस्ट यू कैन डू फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, आप पहला क्वेश्चन कर लें। अगर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे नहीं होता या नहीं समझ आती तो आप चाहे फ़िलहाल स्किप कर दें उसको, हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि पहली एक्सरसाइज पे अपना टाइम वेस्ट कर दें। अब पार्ट नंबर 7 है, वो मैं करके दिखा देता हूँ। ये पास पेपर में आया है, an-1 इज इक्वल टू n+2, ओके। यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे उसने बता दिया, पहली टर्म बता दी है, अब 3 टर्म्स बच गई हैं, दूसरी, तीसरी और चौथी। n की वैल्यू अब यहाँ पे 2 पुट करोगे, 1 नहीं करोगे क्योंकि फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन हो गई है। अब सेकंड टर्म के लिए आप n की जगह यहाँ पे 2 पुट करोगे, ये 2 + 2 4 हो जाएगा। ये a2 - 2 - 1 करके a1। अब यहाँ पे हिंट दो कि a1 की वैल्यू तो हमें गिवन थी 2, तो यहाँ पे आप लिखो a1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है,
तो A2 का आंसर कैसे आएगा, माइनस का 2 उधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये A2 का आंसर आ गया आपके पास 6। ये सेकंड टर्म आपके पास आ गई है। इसी तरह आप मार्कर के साथ लिखोगे आप, पुट n इज इक्वल टू 3, ठीक है, फॉर थर्ड टर्म। ये आप हर दफ़ा लिख लीजिएगा, अब मैं हर दफ़ा नहीं लिखूँगा इसको। पुट n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे n की जगह 3 पुट करो, माइनस 3 माइनस 1, ये n माइनस 1 3 माइनस 1 हो गया, इधर 3 प्लस 2 ये 5 बन गया, ये A2 हो गया। अब इसमें ये है कि जो भी आप पिछली टर्म फाइंड करोगे वो आगे पुट होगी। अब यहाँ पे A2 का जो आंसर आया हमारे पास वो यहाँ पे यूज़ होगा, और A3 जो है हमने फाइंड करनी है, A3 इधर ही रहेगी। A2 का जो आंसर है 6 वो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो 5 प्लस 6 ये आपके पास 11 हो जाएगा। इसी तरह आप जो इसकी चौथी टर्म है वो भी यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो, पुट n इज इक्वल टू 4, वो आप खुद कर लीजिएगा अब, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म हो गया है। ये पार्ट नंबर 7 मैंने करवा दिया है। पार्ट नंबर 8 भी ऐसे ही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे पार्ट नंबर 8 के अंदर जो nth टर्म आपको गिवन है an इज इक्वल टू n a n माइनस 1, और आपको साथ फर्स्ट टर्म बता दी गई है कि फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये गिवन है ये चीज़। तो आप यहाँ पे लिखोगे पुट n इज इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म तो है, तो सेकंड टर्म के लिए फॉर सेकंड टर्म n की जगह आप 2 पुट कर दोगे, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, a यहाँ पे 2 माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू यहाँ पे यूज़ होगी जो गिवन है 1, तो ये आंसर आ गया, A2 का आंसर 2 आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे फॉर थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के लिए n की जगह आप 3 पुट कर दोगे, तो ये A3 बन जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, A3 माइनस 1, ठीक है, तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, तो A2 का आंसर जो पीछे हमने सोल्व किया है वो आगे यूज़ होगा, यहाँ पे 2 पुट कर दो, साइड पे ऐसे हिंट दे दो कि A2 इज इक्वल टू 2 आया है, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, ये A3 का आंसर। इसी तरह आप A4 यूज़ कर सकते हो, A4 के अंदर A3 की वैल्यू यूज़ होगी। तो ये मैंने एक शॉर्ट टाइम के अंदर मैंने आपको 6.1 एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो आपके MCQs भी कवर होंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह वो भी कवर होंगे। अब आपके पास सबसे मेन सीक्वेंस जो आता है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ये 6.3 एक्सरसाइज में यूज़ होता है, 6.3 एक्सरसाइज में अरिथमेटिक सीक्वेंस, आ सीक्वेंस इन विच कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है। आप इसको आपके पास अगर डेफिनेशन आ गई, लेट सपोज आपको जो वो बुक वाली डेफिनेशन है वो एक्यूरेट नहीं आती, तो मैं आप हो सकता है कि आपको और कोई चॉइस ना हो, 7वें और 8वें चैप्टर में शॉर्ट आ ना रहा हो, तो आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे करने हो, ठीक है। तो आपके पास डेफिनेशन आ जाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन भी नहीं याद, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन विच कॉमन डिफरेंस डी इज़ सेम। डी कैसे फाइंड करते हैं उसका फार्मूला लिख देना, डी इज इक्वल टू nth टर्म माइनस an माइनस an माइनस 1। इस फार्मूला को समझना है, यही फार्मूला मेन इसकी जड़ है, ठीक है, ये कोर फार्मूला है डी फाइंड करने का। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर 6.23 एक्सरसाइज के अंदर बल्कि 6.2 एक्सरसाइज के अंदर एक ही फार्मूला यूज़ होता है, वो nth टर्म ऑफ AP उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth टर्म ऑफ AP। वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके लिए आपको डी फाइंड करने आना चाहिए। डी कैसे फाइंड करते हैं? डी की जनरल फॉर्म है जी, डी इज इक्वल टू an माइनस an माइनस 1। लाइक अगर आप 77th टर्म पे हो तो इसमें से जस्ट बिफोर टर्म जो इसके साथ कंसेक्टिव टर्म है, इसके साथ पिछली जो टर्म है वो माइनस कर दो, ठीक है। 77 माइनस 1 वो 76 ही होगी, तो ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी an माइनस an माइनस 1 करके, ठीक है। दिस इज AP सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। रिमेंबर दैट। डेफिनेशन आए आप सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस इन विच कॉमन डिफरेंस इज सेम। ओके, डी का आगे ये फार्मूला लिख देना। अब मैं आपको ये सिंपली बताता हूँ, ये आपको गिवन होगा, हर क्वेश्चन में गिवन होगा। लेट सपोज कि आपको ये सीक्वेंस दे दिया जाता है 1 3 5 7 9 एंड 11। रैंडमली मैंने सीक्वेंस लिखा है। इसके अंदर ये फर्स्ट टर्म है A1, सेकंड टर्म है A2, थर्ड टर्म है A3, फोर्थ टर्म है A4, फोर्थ टर्म है ये A4, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स टर्म, ये सेवन्थ टर्म। A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 3 है, A3 की वैल्यू 5 है, A4 की वैल्यू 7 है, A5 की वैल्यू 9 है। ये आपको नज़र आ रहा है। ये पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं, ये टर्म्स मैंने लिख दी।
अगर आपको यहाँ पे वेरीफाई करना हो, लेट्स सपोज आपको गिवन नहीं है कि ये सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक है और आपको वेरीफाई करना हो कि इट्स रियली अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो आपको इसके लिए डिफरेंस लेना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, डी लेना पड़ेगा। डी आप कैसे फाइंड करोगे, आप इस सीक्वेंस में से रैंडमली कोई भी टर्म सेलेक्ट कर लो। लेट्स सपोज आपने अगर 7th टर्म सेलेक्ट किया तो याद रखिएगा इसके साथ जो कंसेक्टिव टर्म है, कंसेक्टिव टर्म जो होती है इसके साथ वाली, बिल्कुल साथ वाली जो टर्म है वो होती है A6 या A8। तो आपने पिछली टर्म को माइनस करना है। A7 है तो इसमें जस्ट बिफोर टर्म जो है इससे पिछली जो टर्म है उसको माइनस कर देना है। अब यहाँ पे मैंने A2 लिया है तो A2 में से A1 माइनस होगा, A1 में से कोई माइनस नहीं होगा क्योंकि A1 ही इज़ योर फर्स्ट टर्म, इससे पीछे कोई भी टर्म नहीं है। तो डिफरेंस लेने के लिए जो भी आपने टर्म पहले लिखी है उसमें से उससे पिछली टर्म को माइनस करना है। तो A2 लिया है तो A2 में से A1 निकाल दो, तो डी का आंसर देखो कितना है, 2 यहाँ पे आया है। ठीक है, इस तरह A3 लिया है, A3 में से A2 माइनस कर दो, 5 माइनस 3 करके 2 आंसर आया है। A4 लिया है, A4 में से 5 माइनस कर दो, A4 में से A3 की वैल्यू जो 5 है वो माइनस कर दो, यानी A4 में से A3 माइनस कर दो, 7 माइनस 5 कर दो तो 2 आंसर आया। तो आपने 3 डिफरेंसेस लिए हैं तो तीनों डिफरेंसेस का आंसर सेम आया, तो इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। दैट्स इट। अब क्वेश्चंस करते हैं इसके। ये मैंने उर्दू में लिखा है, जिनको समझ नहीं आई उनके लिए, कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स किसको कहते हैं, इकट्ठी टर्म्स का डिफरेंस ले लो वो सेम आए, उसे एपी कहते हैं। ओके, एपी क्या हो गया, एपी की निशानी ये है कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। बार बार ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आगे पूछा भी जाएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या चीज़ सेम होती है, सिमिलर होती है, कॉमन डिफरेंस, सॉरी। इसके बाद है जी जनरल या nth टर्म ऑफ एपी का फार्मूला। अगर मेरी आवाज़ में कोई कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम करे, आपको लगे कि मेरी आवाज़ कम आ रही है तो काइंडली कंपनसेट कीजिएगा, क्योंकि कुछ दिनों से मेरा गला और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक जो है वो बेहतर पहुँचे। अब ये जनरल या nth टर्म ऑफ एपी का फार्मूला है, ये याद रखिएगा, यही एक कोर फार्मूला है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। जनरल या nth टर्म क्या, इसको क्या बोलते हैं। अब देखें कि आपके पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, उसमें ये 7 टर्म्स थी आपके पास, पहली 7 टर्म मौजूद हैं। लेट सपोज मैं आपको रैंडमली कह देता हूँ कि आप ना 20वीं टर्म कैलकुलेट करके दो। एक तो ये तरीका होगा कि आपको पता चल गया कि ये 2 के डिफरेंस के साथ अगली टर्म आ रही है, 5 से 7 बना, 7 से फिर 9, 9 से 11, 11 से 13, तो अगली टर्म आपको पता चलेगा कि 2 का डिफरेंस ऐड कर दो इसमें, यानी 2 का डिफरेंस से 15 बन जाएगा, फिर 15 से 17 बन जाएगा। तो ये काफ़ी लेंथी हो जाता है, क्योंकि अभी तो मैंने बोला 70th टर्म फाइंड करने को। लेट सपोज मैं आपको कह देता हूँ 100 फाइंड करो, तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम इस पर लग जाएगा, आप डायरेक्ट नहीं बता सकोगे, आपको 2 1 बाय 1 ऐड करना पड़ेगा ना हर टर्म के अंदर। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है जो इस एपी के अंदर यूज़ होता है। अगर आपको बता दिया जाए या आपको पता लग जाए कि आपका जो सीक्वेंस है वो एपी है, तो एपी की कोई भी टर्म कैलकुलेट करने का फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 डी। रिमेंबर दैट, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो एपी सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस, इस पेज के ऊपर हम लिखते हैं एपी और इधर हम लिखते हैं जीपी। ठीक है, तो इस तरह हमारे लिए रिवाइज करना क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, एपी की कोई भी इसमें क्या होता है, सेम कॉमन डिफरेंस सेम इज सेम। और इसमें देखते हैं जी आगे चल के क्या सेम होता है। अब इसकी बात कर रहे हैं कि अगर आपने इसकी nth टर्म या कोई भी टर्म फाइंड करनी हो, एपी की कोई भी टर्म फाइंड करनी हो, जनरल टर्म कोई भी फाइंड करनी हो, an इज इक्वल टू, इससे मुराद है nth टर्म, a2 लिखा जाता है तो इसका मतलब है सेकंड टर्म, a5 लिखा जाता है तो इसका मतलब है फिफ्थ टर्म, an लिखा गया तो इसको क्या बोलेंगे, nth टर्म। इसका फार्मूला होता है a1 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 डी। ये होता है an का फार्मूला सिंपली। अब आपने क्या करना है इसमें, अब फार्मूला के अंदर मैंने बताया, यहाँ पे मेंशन किया है, a1 से मुराद क्या है, फर्स्ट टर्म, और d से मुराद क्या है, कॉमन डिफरेंस, n से मुराद क्या होगा, टर्म नंबर, पोजीशन ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकता है, n को नंबर ऑफ टर्म्स से क्या मुराद होता है, टर्म्स की तादाद, क्या होता है, तादाद। मैंने लिखा है टर्म नंबर, कि ये नंबर बताएगा, ये टर्म का नंबर बताएगा कि कौन सी पोजीशन पे है। यहाँ पे अगर a5 करता हूँ मैं तो इसका मतलब है फिफ्थ टर्म की बात कर रहा हूँ, और अगर यहाँ पे n की जगह 15 पुट करता हूँ तो इसका मतलब मैं 15th टर्म की बात कर रहा हूँ, 15वीं टर्म की बात कर रहा हूँ।
फॉर एग्जांपल आपने अगर 50th टर्म फाइंड करनी है, 50वीं टर्म फाइंड करनी है, तो आप इस सिंपल से फार्मूला के अंदर n की जगह 50 पुट करोगे तो आपके पास A50 का फार्मूला बनेगा। A50 इज इक्वल टू, ये देखें n की जगह 50 चला गया, A1 वैसे ही, A1 की वैल्यू अगर आपको सीक्वेंस गिवन है तो उससे आप देख सकते हो, यहाँ पर सीक्वेंस की बात नहीं है, जनरल एक फार्मूला ड्राइव करना है A50 के लिए, ठीक है। और 50 n की जगह यहाँ पे 50 पुट करो, 50 - 1 और D साथ वैसे ही, तो 50 - 1 करके कितना आ गया A44। सिमिलरली अगर लेट सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आप यहाँ पे 47 टर्म फाइंड करो या 49 टर्म फाइंड करो, तो आप सिंपली क्या इसका फार्मूला लिखोगे, देख लो। आपको फर्स्ट टर्म लाजमी चाहिए, याद रखिएगा एपी के अंदर कोई भी टर्म कैलकुलेट करनी हो आपको दो चीज़ें लाजमी चाहिए, एक आपकी फर्स्ट टर्म और एक उसका कॉमन डिफरेंस। आपको एपी के अंदर ये फार्मूला जाहिर कर रहा है कि आपको कोई भी nth टर्म फाइंड करनी है, आपको दो चीज़ें चाहिए, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस डी। एन की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। मैंने आपको A49 टर्म निकालने को कहा है, 49 टर्म यानी A49 निकालने को कहा है, तो एन की जगह 49 चला जाएगा। तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू को पुट किए बगैर, बार बार फार्मूला में वैल्यू पुट किए बगैर डायरेक्ट फार्मूला कैसे लिख सकते हैं, A49 इज इक्वल टू A1 प्लस 49 में से एक कम कर दो, वो कितना हो जाएगा 48D। इसी तरह अगर मैं लेट सपोज आपको कहता हूँ A30 फर्स्ट टर्म आप फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, A1 प्लस 30 फर्स्ट से पिछला नंबर कौन सा होता है 30, यहाँ पे 30D कर दोगे, एक नंबर कम करके वो उसको D से मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो ये है सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला AP के अंदर, ये आपकी 6.2 एक्सरसाइज सोल्व हो गई है। जस्ट एक फार्मूला की बदौलत आपकी 6.2 एक्सरसाइज सोल्व। अब इसके क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन है इसका, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स इफ़ यू आर गिवन फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 5 एंड अदर 3 कंसेक्टिव टर्म्स आर 23, 26 एंड 29। मैंने ये बोला है कि अगर आपको यहाँ पे गिवन हो, इस स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि आपने पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि ये 6.2 एक्सरसाइज ओपन कीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। काइंडली आप अपनी टेक्स्ट बुक साथ ओपन रखिएगा। अब उसने क्लियरली बता दिया कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है, आपको कपने की ज़रूरत ही नहीं है। अब उस ये फर्स्ट पार्ट में उसने कहा कि आपको पहली टर्म बता दी है, और अगली जो 3 कंसेक्टिव टर्म्स है ना, वो 23 और 26 और 29 है, अगली नहीं अदर। इससे मुराद ये है कि पहली टर्म तो 5 आ गई है, अब हमें ये नहीं, अब 5 आ गया, इससे अगली टर्म नहीं पता, कहीं ना आगे जाके 3 इकट्ठी टर्म्स आएंगी इस तरह 23, 26 और 29, ये सीक्वेंस की फॉर्म बन गई है। अब सीक्वेंस से टर्म को फाइंड आउट करना ना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अब दरमियान में यहाँ पे गैप है, ठीक है, यहाँ पे हमें नहीं पता कि 5 से आगे कौन सी टर्म आई है, ये पता है कि ये 3 इकट्ठी टर्म्स ऐसे आती, 23, 26 और 29, और इससे ये भी नहीं पता कि आगे कितनी टर्म्स आती हैं, तो हमने इसको ना इस सीक्वेंस की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे आपने ना डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने के लिए आपने सिंपली क्या करना होता है, कंसेक्टिव टर्म में से ना कंसेक्टिव टर्म्स का ना डिफरेंस ले लेना होता है। कंसेक्टिव टर्म से मुराद होता है कट्ठी टर्म्स को ना जो कट्ठी टर्म्स होती हैं उनमें डिफरेंस ले लेना है। लेट सपोज आपने अगर A23 लिया है ना, तो A23 से पिछली टर्म माइनस होनी थी, बट इन दिस केस आपको A23 से पिछली टर्म पता ही नहीं है सीक्वेंस के अंदर, तो आप इसको नहीं यूज़ करोगे, आप A26 यूज़ करो। इससे पिछली टर्म क्या बनती है, कंसेक्टिव टर्म A23, ठीक है। सीक्वेंस के अंदर ये तीनों इकट्ठी थी, 26 से पिछली जो टर्म बनती है वो 23 बनती है, ठीक है। तो 26 में से 23 माइनस कर दो तो आपके पास डी का आंसर आ गया है। अगर आप ये 29 लेते हो तो 29 में से 26 माइनस कर दो तो फिर भी डी का आंसर यही आएगा। अब डी भी हो गया और A1 भी हो गया। तो मैंने आपको क्लियरली बताया, टू फाइंड एनी टर्म इन AP यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट 2 थिंग्स, you just have to locate 2 things, A1 and D। आपको जस्ट 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, फर्स्ट टर्म एंड D। अब आपको यहाँ पे सेकंड टर्म फाइंड करनी है, क्योंकि पहली 4 टर्म्स निकालनी है, पहली टर्म तो आपके पास है, तो आपने सेकंड टर्म को फाइंड करना है। तो सेकंड टर्म का सिंपली फार्मूला क्या है, A1 प्लस 1D। ये A2 निकालना है, तो 2 से पिछला नंबर कौन सा है, 2 में से एक कम कर दिया तो वो क्या आता है 1, तो 1 को D से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली D लिखना होता है। A1 की वैल्यू ऊपर से आई 5 और D की वैल्यू जहाँ से आई 3, 5 + 3 8 बन गया। अब ये A3 का फार्मूला लिखा, ये कैसे लिखा जाएगा, आप अपने रजिस्टर पे ना साथ खुद नोट करिएगा, ठीक है। ये मैं तो बता दूंगा आपको साथ ही, अब अगर आप खुद नोट कीजिएगा, अगर आपको नहीं पता चला तो फिर आपको पता लग जाएगा आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। A3 का फार्मूला क्या बनेगा, A1 प्लस 2D, क्योंकि 3 में से एक कम कर दोगे। इसी तरह A4 का फार्मूला क्या बनेगा, A1 प्लस 4 से एक कम किया 3, A1 प्लस 3D। अब यहाँ पे
A1 की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई प्लस 2, डी की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। इसको सॉल्व करो तो 11 आंसर आ गया। इसी तरह A4 का आंसर निकालना है, A1 प्लस 3D, A1 की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई प्लस 3 और D की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14। ये आपके पास सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ टर्म, ये 4 टर्म्स हो गई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये ही फाइंड करने को उसने कहा था। अब इसका मैंने सेकंड पार्ट अंडरलाइन किया है, मैंने थर्ड पार्ट करवाया है। थर्ड पार्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते शॉर्ट के लिए तो चाहे आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट आपको इसका सेकंड पार्ट आना चाहिए, तो मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवाता हूँ। एट योर नेक्स्ट पेज यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये जो सेकंड पार्ट है हम कर रहे, यही यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स A5 is equal to 17 and A9 is equal to 37। A5 is equal to 17। A5 का फार्मूला क्या बनेगा, साइड पे हिंट दें, A5 विल बी A1 प्लस 4D, ये इसी का इसका यही फार्मूला बनेगा। A5 आपके पास है, यानी कि 5वीं टर्म आपको बता दी है, A5 फाइंड करनी हो तो nth टर्म के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला क्या बनेगा, A1 प्लस 4D, तो इसकी जगह लिख दो A1 प्लस 4D, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन गई, याद रखिएगा इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अननाउंस हो। अब A1 भी अननाउन है, यहाँ पे D भी अननाउन है, ठीक है। हमें तो सिर्फ A5 की वैल्यू पता थी, A1 और D की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो A5 को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं, A5 की जगह वो फार्मूला पुट कर दिया, ये 17 अपनी जगह ही है। इसी तरह A9 इज इक्वल टू 37 है, A9 को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है जी A1 प्लस 8D, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 37, तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, ये आपके पास क्या होगी, ये सेकंड इक्वेशन। तो आपको पता है कि इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं, ये लीनियर इक्वेशंस हैं, सिंपली ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे हम करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये A1 जो टर्म है, यहाँ पे भी A1 टर्म है, इसके साथ भी यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और इधर भी कोफिशिएंट 1 है, तो ये सिमिलर हो गई। आप सिंपली इनको क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। अब आप सवाल कर सकते हो कि इनको फिर ऐड कब करना था। लेट सपोज यहाँ पे A1 की वैल्यू पॉजिटिव होती और इधर A1 की वैल्यू नेगेटिव होती, तो इनके ऑपोजिट साइंस होते, तो फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते। बट इन दिस केस दीज टू टर्म्स हैव सेम साइंस इन बोथ इक्वेशंस। A1 टर्म इसमें इसका भी पॉजिटिव साइन है, इधर भी A1 पॉजिटिव है, तो आप इसको करोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो आप सब्ट्रैक्ट करो, A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 17, A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 37। इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस का 4D है, माइनस का 8D है, ये क्या आ जाएगा, माइनस 4D आ जाएगा। और ये 37 है, ये माइनस का 37 है, ये कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस 20 आ जाएगा। अब ये D इधर रहेगा, ये -4 इधर आकर डिवाइड हो गया, तो ये कट गया, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, D का आंसर आ गया जी 5। ओके, अब नेक्स्ट ये है कि आप D की वैल्यू को उठाओ, जिस मर्जी क्वेश्चन में पुट कर दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। A1 प्लस 4D था वहाँ पे, ये देखें 4D, इधर D की जगह मैंने 5 पुट किया, इक्वल था 17 के। अब ये सॉल्व किया मैंने, A1 प्लस 20 इज इक्वल टू 17, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, A1 का आंसर आ गया -3, ठीक है। ये पहली टर्म हो गई है। अब सेकंड टर्म का फार्मूला आप यहाँ पे सिंपली लिखो फॉर सेकंड टर्म, ठीक है, और इधर लिखो फॉर थर्ड टर्म, और इधर लिखो आप फॉर फोर्थ टर्म। सेकंड टर्म का फार्मूला A1 प्लस, एक कम कर दो ना, 2 से पीछे कम किया तो 1D होता है, सिंपली D लिख दो। A3 का फार्मूला A1 प्लस 3 में से एक कम किया तो 2 बनता है, 2D हो गया। A4 का फार्मूला A1 प्लस 4 में से एक कम किया 3 बनता है, 3D हो गया। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू ऊपर से हमने निकाली है -3 प्लस D की वैल्यू यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये 5 निकली है, 5 पुट कर दो, इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास 2 आंसर आ गया है, -3 प्लस 5 प्लस का 2 आ गया। इसी तरह इसको सॉल्व करो, -3 प्लस 2 इंटू 5, ये आ गया आपके पास 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, ये 7 हो गया। A4 A1 प्लस 3 और ये D की वैल्यू 3 5 बार 15, इसको हमने सोल्व किया है तो हमारे पास ये बनता है 12, आई थिंक 15 में से 3 निकाले तो 12। ये पहली 4 टर्म्स मैंने आपको फाइंड आउट कर दी हैं, ठीक है। इसी तरह ये नेक्स्ट देखिएगा, मैं स्टेटमेंट आपको आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसने स्टेटमेंट लिखी है, काइंडली आप अपनी टेक्स्ट बुक का साथ ओपन रखिएगा। इफ़ A
n माइनस थ्री इज इक्वल टू 2n-5, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। हम इसका सोल्यूशन में डायरेक्ट लिखेंगे, यू आर गिवन an माइनस थ्री इज इक्वल टू 2n-5। ये nth टर्म नहीं है, nth टर्म होती है an, ठीक है। और लेट सपोज ये आपके पास है a 100 है, तो उसने पता क्या किया है, 100-3 यानी कि उसने आपको यहाँ पे गिवन दिया है a 97th टर्म आपको गिवन दी होगी, यानी जो nth टर्म है उसमें से 3 टर्म्स माइनस किए हैं, यानी 3 टर्म्स पीछे जो टर्म बनती है ना n-3, nth टर्म an है तो उससे 3 टर्म्स पीछे जो टर्म बनती है an-3 वो आपको उसने गिवन दी है 2n-5 के। तो आपको जस्ट an निकालना है, यानी कि आपको यहाँ से -3 को ख़त्म करना है। तो इसके लिए सिंपली आप पता क्या करोगे, -3 को ख़त्म करने के लिए इस n की जगह ना आप n+3 पुट कर दो। दोनों साइड्स पे आप इस n की जगह, इधर भी n की जगह n+3 और इधर भी n की जगह n+3। इससे होगा क्या, ये प्लस का 3 जो है वो माइनस के 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा an और इधर बन जाएगा 2n+6-5। ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, इसको सॉल्व करो तो ये 2n+1, दैट्स योर आंसर सिंपली। सबसे इजी शॉर्ट क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप खुद कर सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे मैंने आपको ये ऊपर वाला करवाया है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट समझा देता हूँ। स्टेटमेंट आप अगर रीड आउट करें, मैं जस्ट यहाँ पे गिवन लिखूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। उसने स्टेटमेंट में दिया है, इफ़ द फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज़ 16 एंड 20th टर्म इज़ 46। ठीक है, फिफ्थ टर्म आपको गिवन है, कितनी है जी, 16, और A20 टर्म इज़ 46। ओके, और उसने कहा है आपको कि फाइंड इट्स 12th टर्म, 12वीं टर्म मालूम करो। रैंडमली उसने 5वीं टर्म दे दी है 16 और इधर 20वीं टर्म दे दी है उसने 46। ठीक है, तो आप जस्ट यहाँ पे फार्मूला पुट करो कि A5 को फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, A1 + 4D। ठीक है, एक टर्म कम कर देनी होती है ना, D के साथ एक वैल्यू कम करके मल्टीप्लाई करवा देना है। ये इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह A20 को फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा, A1 + 19D, A1 + 19D आ जाएगा यहाँ पे 46। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब ये सारा काम वैसे ही करना है जैसे सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। तो आप ये आगे खुद सोल्व कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें उसने क्लियरली लिखा है फाइंड द 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस जो गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, गिवन AP इज, इसको पढ़ते हैं गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, गिवन अरिथमेटिक सीक्वेंस। प्रोग्रेशन कह लो या सीक्वेंस कह लो, एक ही चीज़ है। ये आपको गिवन है x, 1, 2 - x, यानी फर्स्ट टर्म आपको x गिवन है, सेकंड टर्म आपको 1 गिवन है, थर्ड टर्म 2 - x, फोर्थ टर्म 3 - 2x। आपको यहाँ पे जस्ट लोकेट करना है कि यहाँ पे A1 क्या है। दो चीज़ें चाहिए आपको, A1 और D। A1 यहाँ पे क्या है, x, और D की वैल्यू आपने निकाल दी। उसके लिए आप सिंपली क्या करो, ये जो सेकंड टर्म है उसमें से पहली टर्म को माइनस कर दो। A2 - A1 किया, सेकंड टर्म 1 है तो फर्स्ट टर्म x है तो 1 - x हो गया। आपने 13th टर्म फाइंड करनी थी, 13वीं टर्म, उसका फार्मूला बनेगा आपके पास A1 + 12D। ठीक है, तो A1 की जगह आप पुट करें x, ठीक है, प्लस 12, D की जगह 1 - x पुट करें। 12 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 12 को 1 से किया 12 आ गया, 12 जमा माइनस, 12 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 12x हो गया। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करेंगे, ये जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, विदाउट वेरिएबल। ये 12 वैसे ही रहा, ये प्लस का x है, ये माइनस का 12x है। 12x में से एक x निकाल दिया तो 11x आ गया, बड़ी रकम की अलामत आ गई। ये आपके पास 13 टर्म का आंसर आ गया। दैट्स इट, सिंपल। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ये मैंने बता दिया आपको, ये सोल्व भी कर दिया आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी स्टूडेंट आपने खुद ही करना है। अब इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है, फाइंड द 18th टर्म ऑफ द AP इफ़ 6th टर्म इज़ 19 एंड 9th टर्म इज़ 31। उसने कहा कि आप 18th टर्म फाइंड करें। ये जैसे स्टेटमेंट थी मैंने उसी स्टेटमेंट को कॉपी किया, यानी कि उसमें से की पॉइंट जो थे वो निकाल दें। उसने सबसे पहले बता दिया कि आप, ये 9 नहीं है, ये A है, ये मेरा A ही लिखा है। खैर, A18 उसने फाइंड करने को कहा है और आपको उसने गिवन दे दिया है A6, और नेक्स्ट आपको गिवन है A9। आप लिखो A6 गिवन है, A6 का फार्मूला क्या होगा, A1 + 5D। मैंने आपको ये फार्मूला लिखना सिखा दिया। A9 गिवन है 31, A9 का फार्मूला होगा A1 + 1 कम कर दो ना 8D। ठीक है, तो ये पहली क्वेश्चन, ये दूसरी क्वेश्चन। ये अब वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको ये एक्सरसाइज
6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करवाया। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, A1 डी की वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू को यूज़ करोगे पहली क्वेश्चन में या दूसरी क्वेश्चन में पुट कर दो, ठीक है। तो A1 की वैल्यू आ जाएगी, A1 और D हो जाएगा। अब आप फिर आपको वो जो भी टर्म फाइंड करने को कहेगा तो आप वो टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। जिस तरह ये थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन सेम है, इसमें आपको A5 और A20 दिया था जो मैंने अभी लिख के भी दिखाया पीछे आपको, इसकी ये इक्वेशन बनाई है, इसकी ये इक्वेशन बनाई है, सब्ट्रैक्ट की है दोनों इक्वेशन को। ये सेम वैसे ही है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का आपको पार्ट नंबर 2 करवा दिया। अब ये डी की वैल्यू आई है, डी की वैल्यू को उठा के पहली या दूसरी के अंदर पुट कर दो, जिसके अंदर भी मर्जी पुट कर दो, A1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। A1 और D हो गया। आपको कौन सी टर्म फाइंड करने को कहा है उसने, 12वीं टर्म। तो 12वीं टर्म का जस्ट सिंपली यहाँ पे फार्मूला लिखोगे, A12 इज इक्वल टू A1 प्लस 11D, ठीक है। A1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ, पुट D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर D की वैल्यू पुट कर दो। A1 प्लस 4, D की जगह 2 आ गया, 16, 4 2 बार 8, ये 8 उधर जाकर माइनस हो गया, डायरेक्ट ही कर दिया मैंने, ये आ गया आपके पास 8, ठीक है। तो A1 की वैल्यू यहाँ पे 8 पुट करो, प्लस 11, D की वैल्यू 2 पुट करो, 8 जमा 11 2 बार 22, ये 30 बन गया। A12 आपके पास यानी कि ये 12वीं टर्म का आंसर आ गया, दैट्स इट। ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में से मैंने एक पार्ट करवाया है, सिक्स्थ पार्ट जो है वो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। 7th पार्ट मैंने करवाया है। इसमें आप लिखोगे गिवन सीक्वेंसेस। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो कि आपको जो सीक्वेंस गिवन है वो कौन सा है, ठीक है। 7th क्वेश्चन में आपको जो सीक्वेंस गिवन है उसके अंदर है जी, स्टेटमेंट पढ़ें, कहता है विच टर्म ऑफ AP आपको गिवन है -2 4 10 सो ऑन इज़ 48। वो कह रहा है, वो इसमें ये कह रहा है कि 3 टर्म्स लिखी हैं, इनमें ना आगे जाके कहीं पे यहाँ पे लेट सपोज 148 आता है, ये ऐसे ऊपर करके दिखाता हूँ, -2 4 10, ये 3 टर्म्स लिखी हैं, ये सीक्वेंस में आगे चल के कहीं पे 148 आता है। वो पूछ रहा है कि ये कौन सी नंबर पे है, जैसे ये फर्स्ट टर्म पे है, ये सेकंड टर्म आई है, ये थर्ड टर्म आई है, उसने पूछा ये कौन सी टर्म होगी। तो जब आपको टर्म का नंबर नहीं ना पता होता, एक सीक्वेंस के अंदर आपको टर्म की पोजीशन यानी टर्म नंबर नहीं पता होता, आप उसको जनरली AN बोल देते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे हेयर, यहाँ पे आपको पहली टर्म तो नज़र आई 2 -2, ठीक है, इधर से देख के। D की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, यानी A2 माइनस A1 किया तो सेकंड टर्म 4 है, माइनस फर्स्ट टर्म -2 है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, ये D की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे आप लेट कर लो कि AN क्या है, 148 के इक्वल। तो मैंने यही बताया कि 148, आपको ये पता है कि टर्म का आंसर 148 आना है, बट ये नहीं पता कि टर्म कौन से, ये 148 कौन सी टर्म आएगी, टर्म का नंबर नहीं पता, तो उसको आप जनरली AN बोल दो। तो AN का जनरल फार्मूला लिखो, जो इस AP का जनरल फार्मूला है, nth टर्म ऑफ AP का फार्मूला है, ये हिंट दिया मैंने, हिंट का साइन है ये, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1D। तो इसके अंदर आप AN की जगह 148, जो आपने टर्म की पोजीशन फाइंड करनी है वो यहाँ पे पुट करो, A1 की जगह ऊपर से जो वैल्यू है वो पुट करो, n-1, अब n तो पता ही नहीं है, n है टर्म नंबर, तो यही फाइंड करना है, n को वैसे ही रहने दो। D की वैल्यू आपके पास है 6, वो यहाँ पे पुट कर दो, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 6n - 6 बन जाएगा। अब ये देखिएगा -2 - 6, ये आपके पास, अब आप ऐसे कर सकते थे ना, मैंने ये किया कि माइनस का 2 है, इधर लाकर इसको प्लस का 2 कर दिया, 148 + 2 150 कर दिया ना, तो ये माइनस इधर पड़ा रहा, इस केस में 6n - 6 इधर रह गया, ये उधर ले आया था। इसके बाद ये देखिए माइनस का 6 है, इधर आकर प्लस का 6 हो गया, 156 हो गया, इज इक्वल टू 6n बन रहा है, n इधर 6 इधर आकर डिवाइड हो गया, तो ये 26, इसका मतलब है 148 इज 26th टर्म ऑफ AP, 26वें नंबर पे आती है 148 टर्म, ठीक है। इस सीक्वेंस के 26वें, जैसे पहले पे ये है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, 26वें नंबर पे जाके ये 148 आएगी। इसी तरह आप ये क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर सकते हो, मैंने ये 7 करवाया आपको सोल्व। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन AP इन विच A1 इज इक्वल टू 11, AN इज इक्वल टू 48, D इज इक्वल टू 3, ये आपको गिवन है। 8th क्वेश्चन गिवन है, इसमें है जी कितनी टर्म्स हैं, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन AP, ठीक है, जिसमें आपको A1 AN और D बता दिया गया। इनके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हैं, मैं आपको एग्जांपल्स भी सॉल्व करवाऊंगा, मैंने आपको पॉइंट आउट करवाई हैं गैस के अंदर की एग्जांपल्स भी आएंगे पास पेपर के अंदर। तो आपको इसमें उसने स्टेटमेंट में क्लियरली बोला है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, हाउ मैनी टर्म्स का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स,
ठीक है जी। नंबर ऑफ़ टर्म्स उसने पूछी है कि कितनी टर्म्स होंगी सीक्वेंस के अंदर, नंबर ऑफ़ टर्म्स n फाइंड करना है। अगर आपको a1 बता दी जाए, d की वैल्यू भी उसने खुद ही बता दी और an भी खुद ही बता दिया, तो जस्ट आपको क्या करना है, an का फार्मूला लिखना है nth टर्म का। nth टर्म के अंदर आपके पास an की वैल्यू है 68, a1 की वैल्यू है 11, ठीक है, डी की वैल्यू है 3, तो इसकी जगह जहाँ जहाँ पे वैल्यू a1 की वैल्यू उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, डी की जगह डी की वैल्यू, an की जगह an की वैल्यू, n अपनी जगह ही रहा। अब उसमें n से मुराद पता क्या था, पिछले क्वेश्चन में 6 और 7वें में, उधर n से मुराद था टर्म नंबर और इधर n से मुराद है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपने टर्म्स की तादाद फाइंड करनी हो उधर भी n ही फाइंड करते हैं, अगर आपने टर्म फाइंड करनी हो विच टर्म या टर्म नंबर फाइंड करना उधर भी n ही फाइंड करते हैं। तो इस केस में भी आपने n ही फाइंड करना है। सिंपली 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 3n माइनस 3 बन गया। देखें जी, ये 11 है माइनस 3 है, ये प्लस का 8 हो गया, ठीक है, 3n प्लस 8 हो गया, प्लस का 8 है इधर अगर माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है, ये 60 बन जाएगा, 60 इज इक्वल टू 3n, ये n इधर रहेगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर अगर डिवाइड, तो इसका मतलब है यहाँ पे देयर आर 20 टर्म्स इन AP। लिखने का तरीका देखें, यहाँ पे मैंने 20 नहीं लिखा, इसका मतलब ये हो जाएगा फिर 20वीं टर्म, यहाँ पे टर्म पोजीशन नहीं बतानी थी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी थी। इसका मतलब है कि सीक्वेंस के अंदर जिसमें पहली और nth टर्म और d की वैल्यू गिवन है उसमें टोटल टर्म्स कितनी आएंगी, 20 टर्म्स आएंगी। दैट्स इट। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इफ़ द nth टर्म ऑफ AP इज़ 3n-1, उसने बोला है कि अगर AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म है वो है 3n-1, फाइंड द AP। तो आपने सिंपली पता क्या करना है, nth टर्म को जनरली किससे ज़ाहिर करते हैं, an से। तो आपको गिवन है बेसिकली, गिवन दैट nth टर्म से मुराद है an, आपको गिवन है वो है 3n-1 की। उसने कहा फाइंड AP से क्या मुराद है, उसने बोला है अरिथमेटिक सीक्वेंस। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको कहूँगा एक सीक्वेंस बनाओ, सीक्वेंस में आप एक टर्म तो नहीं ना लिखोगे, सीक्वेंस में आप 2-4 टर्म्स लिखोगे, तो आप कह दोगे एक नंबर 2-4 नंबर्स लिखोगे तो आप मुझे बोलोगे कि जी ये एक सीक्वेंस बन गया। तो इसका मतलब है आपके पास ये nth टर्म मौजूद है, nth टर्म से आप 3 से 4 टर्म्स निकाल के दो, उसका एक सीक्वेंस बना दो, ठीक है। फॉर फाइंड AP आपने लिखना है फॉर फर्स्ट टर्म, यहाँ पे n की जगह 1 पुट करो, आपके पास A1 का आंसर यहाँ पे 2 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, n की जगह 1 पुट करो, A1 हो गया, 3 × 1 - 1, इसको सोल्व करके ये 2 आंसर। फॉर सेकंड टर्म n की जगह 2 पुट करो, सेकंड टर्म का आंसर 5 हो गया। फॉर थर्ड टर्म n की जगह 3 पुट करो, तो थर्ड टर्म का आंसर आपके पास 8 हो गया। ये फर्स्ट टर्म हो गई है, ये सेकंड टर्म हो गई है, ये थर्ड टर्म हो गई है। सो AP इज़, तीनों टर्म्स को मिला के तरतीब से 2, 5, 8, कोमा निशानी होती है सीक्वेंस की, 2, 5, 8, तो ये आपके पास एक सीक्वेंस बन गया, यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आया है, क्वेश्चन नंबर 10 आया है, वेदर डिटरमन वेदर -19 इस टर्म ऑफ, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट में तो 2 पार्ट्स दिए ना, आपने क्वेश्चन नंबर 10 देखा, उसमें दिया है जी -19 और 2 चेक करके बताओ कि ये AP का टर्म है कि नहीं। तो आपका ये क्वेश्चन ऐसे होगा, डिटरमन, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बताता चलूँ, ये चेक या डिटरमन वेदर -19 इज़ द टर्म ऑफ AP कौन सा गिवन है, यानी सीक्वेंस आपको गिवन है, सीक्वेंस में आपको गिवन है जी 17, 13 और 9, ये सीक्वेंस गिवन है, ठीक है। तो उसने पूछा है कि बताइए आया कि -19 इस सीक्वेंस का नंबर हो सकता है कि नहीं, इस सीक्वेंस की टर्म हो सकती है कि नहीं। आपने जस्ट इतना लिखना है, गिवन AP इज़, वो गिवन है जी 17, 13 और 9, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो हेयर, यहाँ पर A1 से क्या मुराद है 17, D से कैसे क्या मुराद है A2 - A1 करो, सेकंड टर्म में से थर्ड टर्म निकाल, फर्स्ट टर्म निकाल दो, 13 - 17 करो तो ये -4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेट कर लो कि अब आपको ये नहीं पता कि -19 इस सीक्वेंस में आएगा या नहीं आएगा। जब आपको श्योरिटी ना हो कि ये -19 इस सीक्वेंस में आएगा या नहीं आएगा, और ये भी नहीं पता कि ये कौन से नंबर पे आएगा, यानी कि ये जैसे फर्स्ट नंबर पे ये टर्म, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है ये वैल्यू, अब ये भी नहीं पता कि -19 कौन से नंबर पे आएगा, तो आप इसको लेट कर लो, AN यहाँ पे क्या है -19, तो आप जस्ट यहाँ पे AN का फार्मूला लगाओ, AN इज़ इक्वल टू A1 + n - 1D।
अब ए एन की वैल्यू आपने कंसिडर की है -19, A1 आपने फाइंड किया सीक्वेंस के अंदर से देखा है 17 है, इसके बाद n-1, n रहने दो, n की वैल्यू ही आपने फाइंड करनी है। n की वैल्यू आपको बताएगी कि -n -19 इस सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं, -19 इस सीक्वेंस में टर्म आती है या नहीं, n की वैल्यू ही बताएगी आपको। अब d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो -4। अब ये देखिएगा सिंपली माइनस का 17 है, इधर आकर ये सॉरी प्लस का 17 था, इधर आकर माइनस का 17 हो गया। अब ये देखिएगा -4 तरतीब से लिख दो इंटू n-1, -4 को अंदर मल्टीप्लाई किया n से किया तो -4n हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 को 1 से किया तो ये 4 हो गया, -19 और -17 ये आपके पास कितना हो गया और 36 हो गया, 36 हो गया जी। इसके बाद ये देखें माइनस का 4 है, प्लस का 4 है, इधर अगर माइनस का 4 -40 बन गया, -4n इज इक्वल टू -40। ये माइनस का साइन माइनस से कट गया, 4 1 2 4 10 40 होता है। n की वैल्यू कितनी आई है 10 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 10 एज n इज़ पॉजिटिव। इसका मतलब है टर्म्स की तादाद उसने बता दी ना, टर्म्स की तादाद बताइए कि टोटल 10 टर्म्स आई हैं। अगर n की वैल्यू नेगेटिव आती तो -19 इस टर्म का पार्ट नहीं होना था, क्योंकि तादाद कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एज n इज पॉजिटिव सो -19 इज टर्म ऑफ गिवन AP, दिए गए सीक्वेंस का पार्ट है। -19 इस दिए गए सीक्वेंस का पार्ट है। ये मैंने देखा पास पेपर में काफ़ी दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसका चाहे स्क्रीन शॉट ले लो आप, ठीक है। इसके बाद है जी 12th क्वेश्चन है, इसमें फाइंड द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। उसने कहा है जी कि आप सीक्वेंस की nth टर्म को फाइंड करो। 4/3 का स्केयर, 7/3 का स्केयर, 10/3 का स्केयर गिवन है। आपने कंसिडर करना है कि AP आपके पास क्या है। इसमें देखो इस सारी तीनों टर्म्स के अंदर एक चीज़ दो चीज़ें आपको सेम कॉमन नज़र आ रही होंगी, सभी टर्म्स का स्केयर है और सभी टर्म के डिनोमिनेटर के अंदर 3 है। तो आप इसमें से ना 3 बटे में से 3 और स्केयर को ना गायब कर दो, तो क्या बचेगा 4 7 10 सो ऑन। कंसिडर APs, ये गिवन सीक्वेंस था, इसमें से आपने ये एक सीक्वेंस कंसिडर कर लिया, वो बनता है 4 7 और 10। अब इसमें से आपको A1 और D निकालना बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे फ़र्ज़ कर लो कि A1 क्या है 4, पहली टर्म क्या है यहाँ पे 4 है, और D की वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, A2 माइनस A1 कर दो, 7 माइनस 4 किया तो 3 आ गया। अब AN का फार्मूला लगाओ, ठीक है। उसने सिंपली आपको कहा है कि nth टर्म फाइंड करो, तो nth टर्म का फार्मूला आप लगाओ, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D। A1 की जगह उसकी वैल्यू आ गई, वो कहाँ से आई है, यहाँ से देखो, A1 की जगह उसकी वैल्यू आ गई 4 प्लस n-1 अपनी जगह, D की जगह यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 3 को n से किया तो 3n, 3 को -1 से किया तो -3, 4 -3 किया तो ये प्लस का 1 आ गया, 4 में से 3 निकाले तो बड़ी वैल्यू की अलामत प्लस का 1 आ गया, तो ये AN का आंसर आ गया। ये nth टर्म जो आपने सीक्वेंस कंसिडर किया था उसकी nth टर्म आई है। बट फॉर गिवन सीक्वेंस में क्या करो, अब गिवन सीक्वेंस में बटे में 3 भी था और स्केयर भी था जो हमने स्किप किया था, तो ये जो nth टर्म हमने जो कंसिडर किया था सीक्वेंस, उसकी nth टर्म जो निकली है गिवन सीक्वेंस की nth टर्म निकालने के लिए बटे में 3 इंक्लूड करवा दो और स्केयर इंक्लूड करवा दो, दैट्स इट, सिंपल इज दैट। इसके बाद है 13th और 14th क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आप अपनी बुक से रीड आउट कीजिएगा। इफ़ 1/A 1/B एंड 1/C आर इन AP, उसने कहा है कि अगर 1/A 1/B एंड 1/C आर इन AP, शो दैट B इज इक्वल टू, प्रूव करना है कि B का जो आंसर आए वो आपके पास 2AC ओवर A प्लस C है, और आपको ये बता दिया गया है गिवन दैट 1/A 1/B एंड 1/C आर इन AP। ये आपको 3 नंबर्स का सीक्वेंस दे दिया है कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है। जब आपको बता दिया जाए कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कॉमन डिफरेंस अभी आप यहाँ पे फाइंड करो। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे आप, सेकंड टर्म में से एक दफ़ा फर्स्ट टर्म निकालो तो A2 माइनस A1 करके आपके पास आंसर आएगा 1/B माइनस 1/A। एक दफ़ा D का आंसर निकालो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके A3 माइनस A2 करके निकालो, 1/C में से 1/B माइनस कर दो, ये भी D का आंसर है, ये भी D का आंसर है। दोनों को कंपेयर कर लो, क्या करो, कंपेयर कर लो, ये भी D की वैल्यू है और ये भी D की वैल्यू है। अब इसका मतलब है ये जो D की वैल्यू है वो इस D की वैल्यू के इक्वल है। उसकी वजह ये क्या है, इन AP कॉमन डिफरेंस इज सेम बेसिकली। तो D का जो आंसर ये है वही इसका ये है, दूसरे D का जो आंसर है वो दोनों आपस में इक्वल रख लो, ठीक है। D को इंक्लूड ना करवाओ, कंपेयर कर दो ना। तो
इसकी ये राइट साइड इसकी राइट साइड के इक्वल आ गई। जब लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल है तो फिर राइट भी राइट के इक्वल है। तो इसमें सिंपली क्या करो, 1/b वाली वैल्यू इसमें आपने ये प्रूव करना है, तो b टर्म को एक साइड पे कर लो। 1/b है ये इधर ही पड़ा है, उधर से ये माइनस का 1/b इधर आया तो प्लस का 1/b, ये माइनस का 1/c उधर गया तो ये प्लस का 1/c। अब यहाँ पे आप सिंपली एलसीएम लोगे, इसके बटे में c है, इधर a है, इन दोनों को आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करो, ac हो गया, a को इधर मल्टीप्लाई करो a हो गया, c को इधर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे c हो गया। 1/b प्लस 1/b 2 इंटू 1/b हो जाएगा। ये ऐसे है, मान ले कि मैंने आपको कहा x जमा x करो तो ये आपके पास क्या आता है 2x, ठीक है। तो ये 1/b जमा 1/b तो 2 इंटू 1/b हो गया सिंपली। तो इसमें देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2/b हो गया। अब इसमें आपने सिंपली ये करना है, आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b की। एक तो तरीका ये है जो मैंने किया है, एक तरीका ये भी है कि टेकिंग रेसिप्रोकल। आप यहाँ पे क्या कर लो, रेसिप्रोकल ले लो, दोनों साइड्स पे ना बटा उल्टा दो, क्या होगा b ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये ac ऊपर हो जाएगा, a प्लस c नीचे आ जाएगा। अब आपको b फाइंड करना था, b प्रूव करना था, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया तो b इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस c प्रूव्ड। ये प्रूव करना था आपने। अब 14th क्वेश्चन है, वो स्टेटमेंट सेम ऐसी ही है, उसमें लिखा है सिंपल कि गिवन दैट इफ़ 1/a 1/b एंड 1/c आर इन AP शो दैट द कॉमन डिफरेंसेस। इसमें d प्रूव करना है कि कॉमन डिफरेंस का जवाब ये प्रूव करना है। गिवन दैट 1/a 1/b 1/c आर इन AP, ये स्टेटमेंट गिवन है। उसने कहा शो दैट प्रूव करो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं, d को। किसके इक्वल है, a माइनस c ओवर 2ac के। ये प्रूव करना है इसमें, ठीक है। अब आप डी निकालो, सीक्वेंस को देखते हुए डी निकालो। डी निकालने का तरीका ये है कि आपने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया, 1/b माइनस 1/a कर दिया। इसी तरह आपने थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दिया, 1/c माइनस 1/b कर दिया। आप यहाँ पे लिखोगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। याद रखिएगा जहाँ पीछे जो प्रूव करना था पिछले क्वेश्चन में, वहाँ पे डी का जिक्र नहीं था तो हमने कंपैरिजन किया, उसमें ए बी और सी यूज़ हो रहा है, डी नहीं यूज़ हो रहा है, कॉमन डिफरेंस नहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है। डी यूज़ नहीं हो रहा तो हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, डी की इक्वेशंस को। इसमें डी यूज़ करना है, इसमें डी आना है। उसने कहा है कि डी प्रूव करके दो इसके इक्वल आता है, तो आपने सिंपली पता क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करो, इसकी लेफ्ट साइड में डी है और इसकी लेफ्ट साइड में डी है तो डी प्लस डी हो गया। इसकी राइट साइड है 1/b माइनस 1/a लिख दी, जमा इसकी राइट साइड 1/c माइनस 1/b। ये प्लस का 1/b है और ये माइनस का 1/b है, दोनों कैंसिल हो गए। इसमें प्लस का 1/c पहले आ गया, माइनस का 1/a बाद में आ गया। d प्लस डी कितना हो गया, 2d हो गया। अब यहाँ पे देखो कि एलसीएम लोगे आप, c को 1 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1ac बन जाएगा। a को इधर मल्टीप्लाई करो 1 से, a आ जाएगा। c को इधर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे c आ जाएगा। 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये d कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू a माइनस c ओवर 2ac, हैंस प्रूव्ड। सिंपल। ये एक्सरसाइज 6.2 मैंने इन डिटेल मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाई है। इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको मार्क करवाई थी एग्जांपल्स। इस एग्जांपल्स में आती है एग्जांपल नंबर 2, आपका पेज है 193 और एग्जांपल नंबर 3 है, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ये एग्जांपल ऐसे होगी, मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 2, इफ़ fifth term of AP is 13 and 17th term is 49, find AN। find AN एंड A13 भी आगे का। शॉर्ट में वो पूछेगा कि आपको अगर 5वीं टर्म बता दी जाए और 70th टर्म बता दी जाए, बताएं AN क्या होगा, ठीक है। ये पेज 193 के ऊपर है। तो इसमें आपने सिंपली पता क्या करना है, आपने लिखना है गिवन A5, फिफ्थ टर्म को क्या बोलोगे आप, A5, और इस साइड पे आप लिखो 70th टर्म को क्या बोलोगे, A17। 49 के इक्वल है, A5 किसके इक्वल है, 13 के। यहाँ पे हिंट दो कि A5 का फार्मूला होता है A1 प्लस 4D। ये इक्वेशन 1 हो गई। A17 का फार्मूला क्या होता है, A17 का फार्मूला होता है A1 प्लस 16D, तो इसकी जगह आ गया A1 प्लस 16D इज इक्वल टू 49। अब ये सेकंड इक्वेशन हो गई है, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है सिंपली स्टूडेंट्स, कि आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 13, A1 प्लस 16D इज इक्वल टू 49।
अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करो, ये प्लस की वैल्यू माइनस की होगी, प्लस की वैल्यू माइनस की होगी, ये प्लस की वैल्यू माइनस की होगी, ये कैंसिल आउट हो गए। ये माइनस का 16D और ये प्लस का 4D, ये कितना हो गया, माइनस का 12D हो गया, माइनस का 49 और ये प्लस का 13, तो ये कितना आ गया आपके पास, आई थिंक ये 36 आ गया आपके पास, माइनस का 36। अब डी की वैल्यू फाइंड करनी थी आपने, ये माइनस 36 है और ये इधर आकर डिवाइड हो गया, ये माइनस माइनस से कट गया, 12 एक बार 12, 12 3 बार 34, तो ये डी की वैल्यू हो गई। अब इसी तरह आप डी की वैल्यू को पुट डी इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दो, यहाँ पे a1 प्लस 4 डी की जगह 3 पुट किया हमने, इसको सॉल्व करते हैं, ये 12 बनता है, प्लस का 12 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये 1 की वैल्यू आ गई प्लस का 1 आ गया। ठीक है, आपको nth टर्म फाइंड करने को कहा है, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a1 प्लस n-1d। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो an, वैसे ही nth टर्म निकाल दिए ना, तो a1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, n को वैसे ही रहने दो, क्योंकि nth टर्म निकाल रहे हो। d की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है, 3 पुट करो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 को n से किया तो 3n, 3 को -1 से किया तो माइनस का 3। ठीक है, तो इसको सोल्व करो आप, प्लस का 1 और माइनस का 3, ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, nth टर्म निकल आएगी। ठीक है, इसी तरह अगर आपको 13th टर्म निकालनी होती तो 13 टर्म के लिए आप सिंपली लिखते a1 प्लस 12d, क्योंकि इस पार्ट में उसने a13 भी फाइंड करने को कहा है, तो a1 की जगह 1 लिखते, 12 d की जगह 3 लिखते, 12 3 बार 36 और 1 37, तो 13 टर्म आपके पास 37 आ गई है। ये लो, ये शॉर्ट कर दिया मैंने आपको। इसके बाद है जी, ये जो क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, ये आप लोग खुद करोगे, मैं बता देता हूँ ये किसके सिमिलर है। एग्जांपल नंबर 3 पेज 193 के ऊपर है। ये आपकी जो एग्जांपल है आपके क्वेश्चन नंबर 8 की सिमिलर है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज, दैट्स इट, ये एक्सरसाइज डन है। इसके बाद आगे आता है AM, क्या आता है, अरिथमेटिक मीन। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे प्रोग्रेशन AP डन हो गया, अब इसके रिलेटेड है AM, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे अब हम करेंगे AM, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। अगर यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ, ये नोट कर लो, अगर दो नंबर्स के दरमियान एक AM फाइंड करना हो, आपको एक AM फाइंड करने को कहा, उसने कहा फाइंड सिंगल 1 AM। ठीक है, 1 AM फाइंड करना, एक AM मालूम करना हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा फार्मूला, AM का फार्मूला होता है A प्लस B ओवर स्मॉल a प्लस स्मॉल b ओवर 2। ये स्मॉल a और स्मॉल b क्या है, ये दो नंबर्स होंगे जिनके दरमियान आपको AM फाइंड करना होगा, ये आपको गिवन होंगे। इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल A लिख दो, कैपिटल A AM का सिंबल होता है, इसका फार्मूला ये है। और लेट सपोज अगर आपको 6.3 एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अब अगर आपको एक से ज़्यादा AM फाइंड करने हो, अगर एक से ज़्यादा AMs मालूम करने हो, अरिथमेटिक मीन्स मालूम करने हो, यानी कहीं पे होगा 4 AM फाइंड करो, 4 AMs फाइंड करो, मालूम करो, या 3 AMs मालूम करो, जितने भी होंगे, तो आपने क्या करना है, तो सीक्वेंस बना के AP की मदद से सॉल्व करो। किसकी मदद से, AP की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मदद से हल करोगे। अब ये मैं बताता हूँ, क्वेश्चन जब करवाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। तो उसने कहा कि AP की मदद सॉल्व करोगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के ना 3 पार्ट्स हैं, मैं इसमें से करवा रहा हूँ आप लोगों को पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3 करवा रहा हूँ क्योंकि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 तो करना फिर बहुत आसान है। उसने कहा जी फाइंड AM बिटवीन, एक AMs नहीं ना लिखा है, तो एक सिंगल AM की बात हुई है। तो उसने कहा जी ये दो नंबर्स के दरमियान AM फाइंड करो। आप यहाँ पे लिखो हेयर, पहला नंबर क्या है A, ये है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकंड नंबर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। AM का फार्मूला लिखो A प्लस B ओवर 2, A की जगह उसकी वैल्यू जो आपने कंसिडर की है वो लिख दो, प्लस B की जगह वो सेकंड नंबर वो लिख दो, बटे में 2। अब ये देखो माइनस का x और प्लस का x कट गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x स्क्वायर हो गया। अब ऊपर से ये 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया
2 की जगह 1 बच गया, प्लस ये 2 बाहर चला गया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया और बटे में ये 2 है। ठीक है, अब ये 2 से कट गया, ए एम का आंसर आ गया आपके पास 1 + एक्स स्क्वायर। दैट्स इट। सही है। इसी तरह सॉरी, अगर आपको 6.3 एक्सरसाइज का अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट गाऊँ तो वो भी सिंपल है। फाइंड ए एम, ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, फाइंड ए एम बिटवीन 3√5 एंड 5√5। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे अपने लिखना है एयर, यहाँ पे जो 2 नंबर्स हैं, पहला नंबर है 3√5 वो ए के इक्वल है, बी से मराद सेकंड नंबर वो इक्वल है 5√5 के। तो आप ए एम का सिंपली फार्मूला लिखो यहाँ पे a + b/2। या मैं इस वजह से करवा रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को एडिशन ना आए इसकी। अब ये देखें, ये स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हैं, स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को ऐसे ऐड करते हैं तो आप देखिए कि स्क्वायर रूट सेम है कि नहीं दोनों में। यहाँ पे भी √5 है, इधर भी √5 है। अंडर रूट के बाहर जो वैल्यू है, जो एक रैशनल नंबर है, वो 3 है और इधर क्या है 5। 3 + 5 कर दो तो सिंपली क्या हो गया 8/5। ओके, जैसे होता है 2x + 3x तो ये क्या हो जाता है 5x ना। ठीक है, तो इसी तरह 3/5 + 5/5, तो 3 और 5 को ऐड करो 8/5 बन गया। 2 1 2, 2 4 8, 4/5। दैट्स योर आंसर। सिंपली ए एम का फॉर्म आंसर। ए एम नहीं लिखना तो भाई सिंपल ए लिख लो या ए एम लिख लो। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने कहा है कि इफ़ 5 and 8 आर 2 AMs बिटवीन ए एंड बी। 5 और 8 2 AMs बता दिए आपको। क्या मैंने बोला है, 5 और 8 2 AMs बता दिए। अब पीछे तो हमने AM फाइंड किया ना, इसमें उसने खुद बता दिया कि 2 AMs आते हैं 5 और 8। किन के दरमियान आते हैं वो नंबर नहीं पता, A और B। उसने कहा वही नंबर फाइंड करके दो। ठीक है, आप लिखोगे इसमें गिवन दैट 5 and 8 आर 2 AMs बिटवीन A and B। A और B के दरमियान, स्मॉल a और स्मॉल b के दरमियान 2 AMs हैं जिनको बोलते हैं हम 5 और 8। तो आप इसको तरतीब से लिख दो, A और B लिख के उसके दरमियान 2 नंबर्स लिख दो 5 और 8। ये दोनों क्या है AP के अंदर। मैंने आपको यही बोला था कि जब भी आपको एक से ज़्यादा AM का जिक्र हो गया, 2 का, 3 का, 4 का, तो यहाँ पे मैंने लिखा था अगर एक से ज़्यादा AM मालूम करने हो, 3 का करने हो, 4 करने हो, चाहे गिवन दे दिया जाए, तो आप AP की मदद से सॉल्व करोगे। AP की मदद से सॉल्व ऐसे करोगे कि आप सीक्वेंस बना लोगे। अब ये सीक्वेंस बनाना ही मेन काम है आपका, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने कहा है कि 5 and 2 आर 2 AMs बिटवीन A and B। तो इसका मतलब है A और B के दरमियान 2 AMs आ रहे हैं मीन। पहला है 5 और ये दूसरा है 8। तो मैंने बताया था कि जब भी कोमा आ जाए, कोमा ज़ाहिर करता है ये सीक्वेंस हो गया। तो AM से कौन सा सीक्वेंस बनेगा, AP का, क्योंकि ये अरिथमेटिक के रिलेटेड है। तो अरिथमेटिक मीन्स का सीक्वेंस कौन सा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, ये मैंने लिख दी है। अब यही यहाँ पे मैंने तरतीब दी थी। अब ये सीक्वेंस बन गया। अब सीक्वेंस के अंदर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, ये आपकी है फर्स्ट टर्म, ये आपकी है सेकंड टर्म। ये लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये आपकी है थर्ड टर्म, ये आपकी है फोर्थ टर्म। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है पहली और चौथी टर्म को। आपको दूसरी और तीसरी टर्म तो नज़र आ रही है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेयर योर फर्स्ट टर्म इज़ बेसिकली A1 = A, ये A लिखा है। ठीक है, सेकंड टर्म क्या है 5, थर्ड टर्म क्या है 8 और फोर्थ टर्म क्या है B। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो 2 कंसेक्टिव टर्म्स है ना उनको माइनस कर देना है। 2 इकट्ठी टर्म्स, 8 में से 5 को माइनस कर देना है, यानी थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर देना है, A3 - A2। 8 में से 5 को माइनस किया तो आपके पास कितना आंसर आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब ये D की वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट टर्म निकालनी है। अब फर्स्ट टर्म तो है ही नहीं, D की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे कौन से फार्मूला के अंदर हम D की वैल्यू पुट करें कि हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाए। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है, ये गौर से समझिएगा। अब ये देखें, ना फर्स्ट टर्म है ना फोर्थ टर्म है। ठीक है, पहली और आखिरी टर्म नहीं है, हमें सिर्फ D की वैल्यू पता लगी है 2 कंसेक्टिव टर्म्स से। 2 कंसेक्टिव टर्म्स को माइनस किया तो हमें D की वैल्यू पता लग गई है। ठीक हो गया। अब हो सकता है कि आपको कहीं से और तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिले। भाई साहब मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ये चीज़ करवा रहा हूँ। अब ये देखिएगा कि आपको D की वैल्यू पता लगी है। अब आपने ना सेकंड टर्म पे फार्मूला लगा लो, चाहे थर्ड पे। उसकी वजह क्या, फाइंड तो हमने फर्स्ट और फोर्थ को करना है, तो इस पे क्यों नहीं फार्मूला लगाया। उसकी वजह ये है कि कोई भी टर्म मालूम करनी हो 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, A1 और D तो आ गया, पहली टर्म तो है ही नहीं। तो अगर मैं A4 पे फार्मूला लगाऊं, लेट सपोज A4 = A1 + 3D, ये फार्मूला लगा दिया मैंने। अब इसमें D की वैल्यू तो मैं यहाँ से पुट कर लूँगा। A1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, A4 तो खुद नहीं है, तो
दो अननोन्स हो गई। तो किसी भी इक्वेशन के अंदर दो अननोन्स नहीं हो सकते, एक ही अननोन होगा। आपने अगर कोई भी वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसमें सारे वैल्यूज़ नाउन हो, सिर्फ एक वैल्यू अननोन हो, तो फिर ही वैल्यू की कैलकुलेशन होती है। तो इसमें हमने ना सेकंड टर्म पे फार्मूला लगा लिया। आप सेकंड पे लगा लो चाहे थर्ड पे। तो मैंने ना सेकंड टर्म पे फार्मूला लगाया। सेकंड टर्म का फार्मूला होता है, आपको मैंने ये यूज़ करवा चुका हूँ 6.2 एक्सरसाइज में। सेकंड टर्म का फार्मूला होता है A1 + D। तो हमने ये फार्मूला पुट किया। अब A2 का फार्मूला है A1 + D। इधर से A2 की वैल्यू नज़र आ गई 5, उधर 5 लिखा। A1 की जगह A लिख दो, या सिंपल A1 रहने दो, ठीक है। और D की जो निकाला था वो 3, तो ये 3 उधर जाकर माइनस हो गया, तो A1 क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। इसको आप A1 बोल लो चाहे A बोल लो, मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि A1 और A ये सेम ही है, पहली टर्म को ये बोला जा रहा है। A1 लिख लो चाहे A लिख लो, ये एक ही चीज़ है। अब आपके पास A1 और D दोनों चीज़ें होगी। अब आप कोई भी टर्म मालूम कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे चौथी टर्म मालूम करनी थी जो कि B है, तो आप A4 का फार्मूला लिखो। A4 = A1 + 3D। तो ये A1 की वैल्यू ऊपर से 2 आई, प्लस 3, D की वैल्यू यहाँ पे 3 आई, तो ये सॉल्व करो 11 आ गया। तो 100 आप लिखो। A1 से मुराद क्या था, A1 से मुराद फर्स्ट टर्म क्या थी, A थी। A1 से मुराद क्या था, A। तो A का आंसर आपके पास क्या आ गया 2। A4 का आंसर है, A4 से मुराद क्या था, B, ठीक है। तो A4 का आंसर क्या आया 11, B का आंसर क्या आया 11, A4 की जगह B लिख दिया। तो ये आपके पास सिंपल बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया। इसके बाद जी अगली कहानी ये है, ये मैंने चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप इसमें से ना तीसरा कर लो, एक चौथा कर लो और एक छठा कर लो। स्पेशली चौथा और छठा कर लो, क्योंकि तीसरे और छठे में ना, तीसरे और पाँचवें में ना 6 एम्स फाइंड करने हैं, कहीं पे 7 एम्स फाइंड करने, तो बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो मैंने एक चौथा क्वेश्चन करवाया सॉल्व और एक छठा क्वेश्चन यहाँ पे ना सॉल्व करवाया। पहले छठा समझ लो, तो फिर ना आपके पास जो क्वेश्चन है करना सॉल्व हो जाए, ईजी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन फिर समझना ईजी हो जाएगा। मैंने पहले ना आपको छठा क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे करवा देता हूँ। फाइंड 3 AMs बिटवीन 3 and 11। 3 और 11 के दरमियान 3 AMs फाइंड करो। तो आप ना सबसे पहले लिख लो कि कितने AMs फाइंड करने हैं। 3, पहला AM A1 कैपिटल A1, A2 एंड A3, ये आपके हो गए 3 AMs। लेट A1 A2 एंड A3 आर 3 AMs। अगर आपको 5 देता तो आप 5 लिख लेते, A1 A2 A3 A4 एंड A5। A1 A2 एंड A3 आर 3 AMs, और कैपिटली लिखना है इनको, बिटवीन, ये बिटवीन 3 and 11। जो उसने लाइन लिखी है वही लिखा, मैंने 3 AMs को फ़र्ज कर लिया। सो ये थर्ड लिख लो, 3 और 11 लिखो। 3 और 11 के दरमियान ये 3 AMs को इंसर्ट कर दो, यानी इनका एक सीक्वेंस बना दो। अब ये सीक्वेंस बन गया, जब भी कोमा आ गया सीक्वेंस बन गया। ये कौन सा सीक्वेंस बन गया, ये हो गई सारी टर्म्स AP के अंदर होगी, तो ये एक AP का सीक्वेंस बन गया। समझ आई। अब इसको सीक्वेंस ऑर्डर से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि पहली टर्म आपको नज़र आ रही है वो नाउन है, पहली टर्म आपको 3 नज़र आ रही है, और एक आपको ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म नज़र आ रही है। फिफ्थ टर्म आपको पता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म आपकी अननोन है, ये आपने फाइंड करनी है। फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है, यानी कि जो पाँचवीं टर्म बनती है, वो आपको गिवन है, वो आपको मालूम है। तो आप ना यहाँ पे A5 का ना फार्मूला लिखो। क्यों A5 मालूम है ना, तो A5 का फार्मूला है A1 + 4D, ठीक है। तो यहाँ पे ना देखो A5 की वैल्यू क्या है 11, यहाँ पे पुट कर दो। A1 की वैल्यू क्या है 3, वो ऊपर से पुट कर दो। 4D, ये D मालूम करना है। D की वैल्यू आप इजीली अब निकाल सकते हो। अब 11 में से 3 निकाल दो 8, ये 4D, D इधर रहा, ये 4 उधर जाकर डिवाइड हुआ, 4 1 2, 4 2 8, ठीक है। तो ये D का आंसर कितना आ गया 2 आ गया है, ठीक है। तो आपके पास A1 भी हो गया, D भी हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि आपके पास कोई भी टर्म मालूम करनी हो, दो चीज़ें होनी चाहिए, A1 और D। A1 और D आ गया, अब आप कोई भी टर्म मालूम कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो, आपने A1 कैलकुलेट करना है। A1 कैपिटल A1, ये आपके सीक्वेंस की कौन सी टर्म बन रही है, दूसरी टर्म बन रही है। तो दूसरी टर्म का फार्मूला लिख दो यहाँ पे, A1 + D होता है। 2 में से 1 कम कर दो ना, 2 से 1 कम किया तो 1 बचता है, 1 को D से मल्टीप्लाई करो तो 1D, A1 + D इसका फार्मूला। तो कैपिटल A1 AM को शो कर रहा है, और ये जो स्मॉल a है ना, ये टर्म को शो कर रहा है। ये कंफ्यूज ना हो जाना। कैपिटल A1 आपका AM है, क्या है AM, ये पहला AM है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। सीक्वेंस के अंदर ये टर्म कौन सी बनती है, ये दूसरी टर्म है। ये टर्म नंबर, ये टर्म पोजीशन बता रही है,
ठीक है। ये दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म का फार्मूला A1 प्लस डी, A1 की वैल्यू यहाँ से 3 है और D की वैल्यू यहाँ से D की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है 2, तो ये 3 प्लस 2 करके कितना आ गया 5, तो A1 का आंसर आ गया 5। इसी तरह A2 मालूम करनी है आपने। A2 सीक्वेंस में कौन सी नंबर पर टर्म आ रही है, तीसरी टर्म आ रही है, तो तीसरी टर्म का फार्मूला क्या होता है A1 प्लस 2D। A1 की वैल्यू स्मॉल A1 यहाँ पे 3 प्लस 2 D की वैल्यू, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करो, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ये A2 आ गया आपके पास। अब आपने A3 निकालना है, A3 फाइंड करना है। A3 आपके सीक्वेंस में कौन सी टर्म है, चौथी टर्म है, तो चौथी टर्म का फार्मूला जी A1 प्लस 3D। तो A3 का आंसर आएगा A1 की वैल्यू पुट करो प्लस 3 और D की वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर आ गया 3 इंटू 2 6 आ गया, तो ये 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो ये A3 का आपके पास आंसर आ गया। तीनों AMs फाइंड कर दिए हैं। अब पिछले क्वेश्चन में हमने 4 AMs फाइंड करने थे और वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। वो इस तरह था कि ये √2 एंड 12 ओवर √2 इनके दरमियान AM फाइंड करना था आपने। इसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी हो सकती है, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 195 के ऊपर। अब आप वो खुद सोल्व कर सकते हैं अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आ जाती है। इसमें देखें उसने आपको कहा है कि आप 4 AMs फाइंड करो, तो आप ऐसे ही लिखो लेट A1 A2 A3 एंड A4 आर 4 AMs बिटवीन √2 एंड 12 ओवर √2। जो उसने लाइन लिखी सेम वही कॉपी की, सिर्फ 4 AMs की जगह जो हमने कंसिडर की है हमने लिख दिया लेट A1 A2 A3 एंड A4 आर 4 AMs बिटवीन √2 एंड 12 ओवर √2। तो इसका मतलब क्या हुआ, जजर 2 और 12 जजर 2 के दरमियान 4 AMs हो गए, A1 A2 A3 और A4। ये √2 और 12 ओवर √2 के दरमियान 4 AMs हो गए और ये आपके पास एक सीक्वेंस बन गया। ये सीक्वेंस हो गया AP का सीक्वेंस हो गया। और इसके अंदर सीक्वेंस के अंदर देखो पहली टर्म आपको नज़र आ रही है √2, ठीक है, और आखिर वाली टर्म ये देखो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म सीक्वेंस की, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वें नंबर पे, ये 6ठे नंबर पे। तो पहली और आखिरी यानी पहली A1 और A6 आपको मालूम है इसमें, तो आप लिख दो A1 की वैल्यू आपको मालूम है सीक्वेंस में नज़र आ रही √2, A6 की वैल्यू नज़र आ रही है 12 ओवर √2, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना जैसे वहाँ पे A5 पे फार्मूला लगाया था, यहाँ पे आप A6 पे फार्मूला लगाओ। A6 का फार्मूला होता है A1 प्लस 5D। इस फार्मूला के अंदर A6 की वैल्यू आपको यहाँ से नज़र आ गई, लिख दो। A1 की वैल्यू यहाँ से नज़र आ गई, वो लिख दो, प्लस 5D वैसे ही रहने दो। अब ये देखो प्लस का √2 है, इधर आकर माइनस का √2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये देखिएगा ये एलसीएम कैसे लिए है, हो सकता है कि आपको ये कंफ्यूज करे। यहाँ पे मैं लेके दिखा देता हूँ इसको। 12 ओवर √2 माइनस √2 ये आया आपके पास इज इक्वल टू 5D, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखाता हूँ। इसके बारे में कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये √2 हो गया, इसको इधर इससे मल्टीप्लाई करो तो ये 12 हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करो। ये कब करना होता है, जब आपको हो कि इसका बटा अलग है, इसका बटा अलग है, इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू डिफरेंट है और इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू डिफरेंट है, तो आप इनको ना दोनों को आमने सामने ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। √2 को 1 से किया तो √2 आ गया, 1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इससे किया तो 12 को 1 से किया तो 12 आ गया। यहाँ पे माइनस का साइन √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 - 2 ओवर √2, ठीक है, 5D। तो आप इसको सोल्व करो तो ये हो जाएगा 10 ओवर √2 इज इक्वल टू 5D, ठीक है। अब आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे D को इधर रहने दो, ठीक है। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 1 सा 5, 5 2 सा 2, ठीक है। तो D की वैल्यू होगी 2 ओवर √2। याद रखिएगा एक चीज़ के जब सिमिलर वैल्यूज़ डिवाइड हों, एक का अंडर हो और दूसरी का ना हो, तो जिसका अंडर नहीं है उसका 2 दफ़ा ना अंडर ले लिया करो। ये देखो ये भी 2 है और ये भी 2 है, इसका अंडर रूट है इसका नहीं है, तो जिसका नहीं है उसका 2 दफ़ा अंडर रूट ले लो। ये रैशनलाइज करने का सिंपल तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। ये कट गया। अब D की वैल्यू क्या आ गई, √2, ये याद रखना। ये सिंपल मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। तो यहाँ पे मैंने ये सारा सॉल्व करके आपको D की वैल्यू निकाल के दी है √2, ठीक है जी। अब आपके पास D की वैल्यू भी होगी और यहाँ से फर्स्ट टर्म भी होगी, A1 और D हो गया। अब आप सीक्वेंस की कोई भी टर्म मालूम कर सकते हो। तो आपको सीक्वेंस में सबसे पहले कैपिटल A1 यानी पहला AM फाइंड करना है, तो आपको सीक्वेंस की दूसरी टर्म निकालनी है। सीक्वेंस की दूसरी टर्म का फार्मूला A1 प्लस D है। A1 की वैल्यू है √2 और D की वैल्यू क्या है √2, दोनों की √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 2 √2। जैसे होता है ना x प्लस x, तो ये एक x है और ये भी एक x है, तो ये कितना हो जाएगा 2x। ये एक √x है, ये एक √x है, एक और एक ये 2 हो गया, √2 के साथ वैसे ही √2 प्लस √2 2 √2 हो गया। आई होप कि आपको ये एडिशन की समझ आ गई है।
अब आपको सेकंड AM फाइंड करना है, कैपिटल A2, वो सीक्वेंस में तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे थर्ड टर्म का फार्मूला लगा देंगे A1 + 2D, ठीक है। तो A1 की वैल्यू प्लस 2D की वैल्यू, तो ये देखो ये 2√2 है और ये 1√2 है, तो ये कितना बन गया 1 और 2 3 बन गया। इसी तरह कैपिटल A3, ये सीक्वेंस में चौथे नंबर पे है, चौथे टर्म का फार्मूला लगा दिया A1 प्लस, ये 9 नहीं लिखा, ये A1 नहीं है, A1 + 3D। A1 की वैल्यू √2 है प्लस 3 और D की वैल्यू √2 है, इनको दोनों को ऐड कर दो तो ये 4√2 हो जाएगा। A4 निकालना है, A4 निकालने के लिए A5 का फार्मूला लगा दो क्योंकि कैपिटल A4 ये सीक्वेंस में 5वें नंबर पे आ रहा है ना, ठीक है, तो आप सीक्वेंस में चेक कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला लगा दो A5 का, A1 + 4D, A1 की वैल्यू लिख दो प्लस 4D की वैल्यू लिख दो, तो ये आप सॉल्व करो तो 5√2। तो आपको मैंने ये 4 AMs फाइंड करके बता दिए हैं। अब आप इसके रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो पास पेपर में आई है, वहाँ पे अब सिर्फ LCM लेते हुए मसला होता है, तो ये आप आई होप कि सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अगर आपको लगे कि एग्जाम्पल सॉल्व नहीं हुई तो मैं फिर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ तक हमने 2 एक्सरसाइज डन कर दी हैं, अरिथमेटिक ख़त्म करना है जी। अब अरिथमेटिक सीरीज़ है। अब क्या है अरिथमेटिक सीरीज़, AM मैंने सबसे पहले आपको करवाया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन डिटेल मैंने सारी चीज़ आपको करवा दी। फिर है हमारे पास अरिथमेटिक मीन, ठीक है, हमने ये भी ख़त्म कर दिया। अब लास्ट पे है हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज़, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास अरिथमेटिक का सारा पोर्शन ख़त्म हो जाता है। अरिथमेटिक सीरीज़ इसको बोलते हैं, अरिथमेटिक सीरीज़। इस सीरीज़ को सीरीज़ क्या होता है, सीरीज़ और सीक्वेंस में क्या फ़र्क है, मैं सिंपल सा बताता हूँ, बहुत डिटेल नहीं बताता। सिंपल सा ये जो ट्रिक है, कॉमा है तो समझ लेना ये सीक्वेंस है, कॉमा ख़त्म कर दो, प्लस का साइन कर दो तो वो क्या हो गया, सीरीज़ हो गई। मतलब सिंपली यहाँ पे ना S12 लिखा है ना, S12 का मतलब पता क्या है, सम ऑफ, S से मुराद है सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, पहली 12 टर्म्स को AP की अरिथमेटिक सीक्वेंस की 12 टर्म्स को जमा करके जो जवाब आता है वो S12 है। समझ रहे मेरी बात, कि S5 लिखा है तो इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ AP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली 12 टर्म्स को जमा करके जो जवाब आता है वो S12 है। तो हमने इस अरिथमेटिक सीरीज़ के अंदर सम कैलकुलेट करना सीखना है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस हो हमारे पास, सीक्वेंस कौन सा हो, AP का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें हमने टर्म्स का अब सम कैलकुलेट करना है। यहाँ पर पीछे तो हम कैलकुलेट करते थे ना स्पेसिफिक टर्म कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला, अब हमने टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, टर्म्स नहीं कैलकुलेट करनी, ठीक है। हमने टर्म्स का क्या कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है, मजमुआ निकालना है। उसके लिए हम अरिथमेटिक सीरीज़ यूज़ करेंगे। इसके 2 फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला है Sn = इसका मतलब है सम टू n टर्म्स, n टर्म्स तक सम। यहाँ पे अगर 100 पुट कर दो तो इसका मतलब है पहली 100 टर्म्स तक का मजमुआ, पहली 100 टर्म्स का मजमुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि 100वीं टर्म का मजमुआ, इसका मतलब ये है कि पहली 100 टर्म्स को जमा करके जो जवाब आता है वो S100 है। Sn इसका मतलब है पहले n टर्म्स का मजमुआ, nth टर्म नहीं है, ये है सम ऑफ n टर्म्स, तादाद जो जितनी भी बताई होगी, 100 कहीं होगी तो 100 का मजमुआ हो जाएगा, 10 कहीं होगी तो 10 का मजमुआ हो जाएगा। सम ऑफ n टर्म्स, इसका फार्मूला है n/2, ठीक है। ए ब्रैकेट के अंदर A1 पहली टर्म, और AN पहली और आखिरी टर्म। याद रखिएगा ये फार्मूला आपने तब यूज़ करना है जब आपको पहली और आखिरी टर्म गिवन हो। क्या मैंने बोला है, जब आपको पहली और आखिरी टर्म गिवन हो तब ये फार्मूला सम का यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फार्मूला बन जाता है। लेट्स सपोज आपको सीक्वेंस में आखिरी टर्म नहीं पता, मतलब सीक्वेंस कुछ इस तरह का है कि 1 2 3 लिखा है, लेट्स सपोज 4, ये चलता ही जा रहा है, अब पता ही नहीं है सीक्वेंस कहाँ तक एंड होगा। अब तो यहाँ तो पे तो ये अगर मैं बता देता कि यार ये 100 है तो इसका मतलब है पहली 100 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना था, जिसमें पहली टर्म भी पता है और आखिरी टर्म भी पता है, ये A1 है और ये AN होता फिर, ठीक है। अब इस केस में हमें लास्ट टर्म नहीं पता, अगर मैं यहाँ से ये काट दूँ, ठीक है, तो ये फाइनाइट नहीं है बल्कि फिर इनफाइनाइट सीक्वेंस चलता जा रहा है, रुका नहीं है ना। अब इस केस में आपने फिर सम कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या लिखना है, n/2 A1 प्लस AN की जगह जो पीछे हमने इस फार्मूला यूज़ किया है nth टर्म ऑफ AP का, A1 प्लस n-1D, ठीक है। ये A1 अपनी जगह, AN की जगह उसका फार्मूला A1 प्लस n-1D आपने पढ़ा है अभी, ये बन क्या जाएगा n/2, अब जगह थोड़ी क्या मैं छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, A1 जमा A1 ये बन जाएगा 2A1 प्लस n-1D। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर AP की अरिथमेटिक सीक्वेंस की
जितनी भी टर्म्स का सम कैलकुलेट करना हो, अरिथमेटिक सीरीज़ का फार्मूला आपके पास बनता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पेज नंबर 197 के ऊपर होगा। यहाँ पे लिखा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज़, ठीक है। एक्सरसाइज ये है 6.4, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज़, अरिथमेटिक सीरीज़ की n टर्म्स का सम, जितनी भी टर्म्स तक का सम कैलकुलेट करना है उसका फार्मूला क्या है। तो उसके दो फार्मूलाज लिखवाए मैंने। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो a1 SN इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an, जो लास्ट टर्म अगर आपको पता है। अगर लेट्स सपोज आपको लास्ट टर्म नहीं पता तो आपने nth टर्म ऑफ AP में, AP के अंदर पहली एक्सरसाइज यानी 6.2 जो मेन एक्सरसाइज है उसके अंदर आपने ये फार्मूला पढ़ा है nth टर्म ऑफ AP का a1 प्लस n-1d, ठीक है। तो इसकी जगह या फार्मूला के अंदर पुट कर दो a1 प्लस n-1d, ठीक है। तो ये बन जाएगा a1 प्लस a1 2a1 हो जाएगा n-1d, ठीक है। तो एक ये फार्मूला यूज़ होगा, डायरेक्ट यूज़ करोगे, और एक ये फार्मूला यूज़ होगा 6.4 के अंदर, दैट्स इट। अब 6.4 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको हाईलाइट करवाए हैं। 2-3 इसकी एग्जांपल्स हैं मैंने हाईलाइट करवाई। इसकी एग्जांपल मैंने एक ही हाईलाइट करवाई है आपको, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 ही हाईलाइट करवाई है, हाँ जी। अब इसमें है जी फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। पहला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये करवाया नहीं जाता बट मैं आपको ये करवाता हूँ। ये मैंने अरिथमेटिक सीरीज़ सम ऑफ n टर्म्स तक का सम कैलकुलेट करने का फार्मूला लिखें दो, ये जो मेंशन कर चुका हूँ, ये मैं बता चुका हूँ, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि S9 का मतलब ये नहीं होगा कि 9th टर्म का सम, 9वीं टर्म का सम, ये नहीं होगा इसका मतलब। इसका मतलब ये होगा पहली 9 टर्म्स का सम। ये मेन की पॉइंट था जो मैंने अभी आपको ये बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। ये ज़रा गौर से समझिएगा। उसने कहा 4 से लेकर 97 तक वो नंबर्स का सम कैलकुलेट करो जो 3 के मल्टीपल्स में आते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 जो 3 के मल्टीपल में आते हैं, ठीक है। तो अब आप ये कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो बड़ा लंबा होगा। वो ऐसे कि आप 3 के मल्टीपल में, 3 के पहाड़े में आते हैं। 4 से आगे कौन सा नंबर है, ठीक है जी। 4 से आगे आता है जी 4 नहीं, 4 और 97 के बिटवीन है ना, 4 तो आता ही नहीं है वैसे भी। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 1 ज़ा 3 होता है, बट वो 4 से पीछे है, 4 से आगे आगे जाना है। 6 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 4 ज़ा 12 हो गया, 3 5 ज़ा 15 होता है, ठीक है। 3 6 ज़ा 18 होता है, और 3 7 ज़ा 21 होता है। ये तो फिर चलता ही जाएगा। अब एंड पे हम लिख लेते हैं कुछ, ठीक है। ये शुरू वाले इतने लिख के, अब ये तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, शुरू के 5-6 लिख लो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 3, और एंड से 97 तक जाना है। 97 से पीछे देखो, 90 से देख लो, 90 से आगे देख लो। 90 आता है भाई, 90 आता है। 30 ज़ा 90, 30 3 बार 90 होता है ना। अब 90 के आगे कौन सा नंबर आता है जी, 93 आता है जी। 31 3 बार 93, ठीक है। 3 के मल्टीपल में आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, इसके बाद 96 आता है, ठीक है। तो ये एंड वाले 3 लिख लिए। अब आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है A1 बराबर है 6 के, ठीक है, और D की वैल्यू आपने निकालनी है। तो सेकंड टर्म में से ये सीक्वेंस लिखा है, ठीक है। ये क्या लिखा है, सीक्वेंस लिखा है। इसको सम कैलकुलेट करना है। तो मैंने ना ये पूरा मैं बताता हूँ ये कैसे लिखना है। D की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, सेकंड टर्म में से ना पहली टर्म को माइनस कर दो, ठीक है। 9 में से ना 6 को निकाल दो, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। ये सिंपल, ये तो देख के भी पता लग सकता है कि भाई ये सारे इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 3 लिखें, यानी अगले से पिछले नंबर से जो अगला नंबर बना है वो 3 के मल्टीपल से बना है, ठीक हो गया। तो आप लिखोगे सम ऑफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97 आर, ये मैंने आपको लिखना सिखाया है। सम ऑफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 3, अच्छा हमने लिखा है सम मजमुआ, ये देखो कॉमा की जगह आप यूज़ करोगे जमा, ठीक है। 6 जमा 9 जमा 12 जमा 15 जमा करते जाओगे, 90 जमा 93 जमा 96, ठीक है।
बिटवीन 4 एंड 97, 4 और 97 के दरमियान जो जो भी नंबर्स 3 के मल्टीपल में आते हैं उन्हीं सभी का सम कैलकुलेट करना है, उनका सम लिख लिया। अब इनको जमा करके निकालना है कि ये जवाब कितना आता है, यानी कि सारे नंबर्स को जमा किया जाए। अब कैलकुलेटर पकड़ के आधा घंटा आप जमा ही करते रहो। फिर इसका सिंपल सा फार्मूला मैंने आपको बताया कि हेयर, यहाँ पर आपको पहली टर्म नज़र आ रही है 6 और आखिरी टर्म भी नज़र आ रही है। फिर ए एन भी पता है और A1 भी पता है। एन से मुराद क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स। नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ पे कितनी है, टर्म्स की तादाद कितनी है, इसमें टर्म्स कितनी बनती हैं, वो 31 बनती हैं। अब ये मैं आपको बड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको ये पूरा सोल्व करके बताऊं स्टूडेंट्स, तो काइंडली यहाँ पे फिर रट्टा लगा लीजिएगा। मैं आपको कभी ये रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि ये रट्टे लगाओ, मैं समझा सकता था आपको डिटेल के साथ, बट वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है, तो इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आप ये याद रख लो कि 31 टर्म हैं जो कि 4 और 97 के दरमियान हैं, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 3। 3 के इंटेग्रल मल्टीपल जो हैं वो कितने आते हैं, टोटल 31 आते हैं 4 और 97 के दरमियान, ये याद रख लो, ठीक है जी। अब SN का फार्मूला, सम कैलकुलेट करने का फार्मूला n/2 इंटू A1 प्लस AN, ये सिंपल सा एक फार्मूला है, ठीक है। ये मैंने आपको फार्मूला ऑलरेडी बताया कि जब आपके पास आखिरी और पहली टर्म मौजूद होती है तो आप ये फार्मूला लगाते हो, और जब आपके पास लास्ट टर्म AN ना मौजूद हो, यानी कि ये सीक्वेंस चलता ही रहता है, एक मिसाल है, ये एंड ना होता है यहाँ पे, फिर हमने फार्मूला पता है कौन सा लगाना था, फिर हमने लगाना था n/2 2A1 प्लस आगे वही चीज़, जैसे वो अरिथमेटिक सीक्वेंस की नहीं बन करते थे, अरिथमेटिक सीक्वेंस में AP में था ना AN बराबर A1 प्लस n-1D। तो स्टूडेंट्स इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका ये है कि जब आपने सम कैलकुलेट करना है ना, n/2 बाहर लिखना है, n/2 करके A1 की जगह A1 के साथ 2A1 कर देना, A1 की जगह 2A1 कर देना, n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1D। अब यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने n की वैल्यू यहाँ पे 31 पुट की, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी आई हैं हमने याद रखनी है 31। अब इसके बाद पहली टर्म आपको 6 नज़र आई और आखिरी टर्म आपको 96 नज़र आई, तो आपने पुट की, इनको ऐड किया, 102 बनता है, 31/2 ये सोल्व करो, 51 बनता है, 51 को 31 से मल्टीप्लाई करो, 1581 आपके पास S31 का आंसर हो गया, दैट्स इट, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सम द सीरीज़। इसके 4 पार्ट्स आपको आने चाहिए। पहले 4 पार्ट्स में से कुछ मैंने पार्ट सोल्व करवाए हैं, सेकंड पार्ट मैंने सोल्व करवाया है, इसके बाद एक आध और पार्ट सोल्व करवाया है। इससे निचले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट ये फिर भी करने हैं। सम द सीरीज़ हो सकता है ये आ जाए, पास पेपर में आए हुए हैं। तो अब देखें जी, सम द सीरीज़, उसने कहा जी सम द सीरीज़ को सम करो। अब कहाँ तक सम करना है ये भी तो हो ना। अब सीक्वेंस लिखा है, ये सीरीज़ लिखी है, सीक्वेंस और सीरीज़ में स्टूडेंट्स सिर्फ इतना फ़र्क है कि कॉमे की जगह प्लस आ जाएगा, वो सीरीज़ बन जाएगी, बस इतना याद रखो। ये सीरीज़ दी है, उसने कहा इस सीरीज़ का सम ना 13वीं टर्म तक मालूम करो, A13। इसका मतलब ये नहीं है कि 13वीं टर्म मालूम करनी है, इसका मतलब है 13 टर्म तक, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स, पहली 13 टर्म्स का सम कैलकुलेट करो, पहली 13 टर्म तक जो मजमू आता है वो कैलकुलेट करो। सीक्वेंस में से देखो आपको पहली टर्म नज़र आ गई 3/√2, डी की वैल्यू आपने निकालनी है, तो इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, सेकंड टर्म में से पहली टर्म को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, सही है। सेकंड टर्म आपके पास यहाँ पे क्या है 2/2, उसमें से माइनस कर दो 3/√2 को। अब 2/2 के बटे में क्या है 1 है, ठीक है। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, 1 को √2 से किया तो √2 आ गया, √2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2/2 का स्क्वायर बन गया, 1 को इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 हो गया, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से कट गया। आई होप कि आपको एलसीएम लेने आता है, अगर नहीं लेने आता तो भाई साहब फिर भी मुझे बताना ही पड़ेगा। खैर 2/2 माइनस 3/√2, ये देखिएगा इसके बटे में कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। 1 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो ये √2 हो गया, √2 को 2/2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 2/2 का होल स्क्वायर। ये 1 को 3 से किया तो ये 3 हो गया, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से जाता रहा, 2 × 2 कितना हो गया 4 माइनस 3/√2, ये आपके पास डी का आंसर आ गया 1/√2। समझ आ गई कि नहीं? ये मैंने आपको ऑलरेडी भी एलसीएम लेते हुए सिखाया है। अब यहाँ पे एन से क्या, एन कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जहाँ तक आपने सम निकालना है वो 13 है। वो कैसे पता चला, उसने बताया है कि आपने 13th टर्म तक सम कैलकुलेट करना है, 13वीं टर्म तक, पहली 13 टर्म का सम कैलकुलेट करना है। तो एन से मुराद क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है 13, ठीक है। एस एन का फार्मूला लिखो। अब ये सेकंड वाला फार्मूला यूज़ हुआ है, उसकी वजह ये है क्या आया कि आपको ये 13वीं टर्म पता है। जब 13वीं टर्म पता ही नहीं है तो फिर ऊपर वाला ये फार्मूला नहीं लगेगा, फिर आप नीचे वाला लगाओगे एस एन इज इक्वल टू n/2। ये मैंने आपको सिंपल याद करने का तरीका बताया कि A1 का फार्मूला, AN का फार्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म ऑफ AP, इसका फार्मूला आपने याद किया ना A1 प्लस n-1D। ये स्टूडेंट्स इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। अगर आपने सम का फार्मूला याद करना हो, सम का फार्मूला बनाना हो तो पता क्या करो, ब्रैकेट डालो,
ये सारी चीज़ वैसे ही लिखो A1 प्लस n माइनस 1 D, ठीक है। बाहर ना n लिखो, इसके बटे में 2 लिख दो और इधर वही 2 समझो मल्टीप्लाई करवा दो। ये फार्मूला ऐसे याद रख लो। तो ये फार्मूला है जी n/2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1 D। अब इस फार्मूला के अंदर n की जगह 13 पुट कर दिया, क्योंकि 13 टर्म्स तक सम कैलकुलेट करना है। n की जगह 13 पुट कर दिया। A1 यहाँ से पहली टर्म 3/2 आई है, वो यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। और D की वैल्यू यहाँ से निकाली है 1/2, वो यहाँ पे पुट कर दी। अब ये देखो वैल्यूज पुट करके ये कुछ ऐसे बन गया। n की जगह 13 गया, 13/2 हो गया। 2A1 की वैल्यू 3/2 हो गई। आगे n माइनस 1 है, 13 माइनस 1 हो गया, ठीक है। D की जगह उसकी वैल्यू 1/2 हो गई है, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करेंगे, देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 बन जाएगा, 13 माइनस 1 ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये 6/12 लिख दिया और ये 12/2 लिख दिया। ये ऐसे हुआ है ना, ये देखो ये 12, ये ऊपर करके दिखा दो, ये देखो 13 माइनस 1 किया 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया, 12/√2, ये समझ लो ऐसे। अब यहाँ पे भी एलसीएम लेना है स्टूडेंट्स। ये एलसीएम लेने का तरीका कुछ ऐसे है, ये देखो 6/√2 है प्लस 12/√2 है। अब इस केस में डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, आपने एक सिंगल डिनोमिनेटर बनाना है। अब इस केस में ये देखो इसके बटे में भी वही वैल्यू है और इसके बटे में भी वही वैल्यू है, समझो ये आ गई है कॉमन। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ भी एज इट इज़ आएंगी, नीचे वाली वैल्यूज़ में ये √2 कॉमन, दोनों में है, कॉमन है, ये एज इट इज़ लिख दिया। और तो फिर ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी ऐसे ही लिख दिया। इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चले बाई ज़रब नहीं की, समझ आ रही है कि नहीं मेरी बात। अब 6 जमा 12 की है तो ये 18 बन गया, 18/√2। ये 13/2 चल रहा है भाई, 2 18 से कैंसिल हुआ है, ये 9 आ गया, 13 को 9 से मल्टीप्लाई किया 117 आ गया, 117/√2 दैट्स योर आंसर। अब मैंने ये थर्ड पार्ट आपको सोल्व करवाया, ये पॉइंट वाला है, ये है बड़ा ईजी है, लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट है। इसमें फर्स्ट टर्म देख लो क्या है, 1.11 है, ठीक है। D की वैल्यू निकालनी है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, ठीक है। A2 माइनस A1 कर दो, 1/41 में से 1/11 को माइनस कर दो तो आपके पास D की वैल्यू आ गई है 0.3। और n से क्या मुराद होता है, n सम कितनी टर्म तक कैलकुलेट करना है, आपने 10वीं टर्म तक इसका सम कैलकुलेट करना है, A10, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है, 10 आ गई है। तो यहाँ पे सम का फार्मूला लिखो आप, Sn = n/2, वही फार्मूला जो पीछे हमने यूज़ किया है। अब इसके अंदर ये बताया ना कि 10th टर्म तक सम कैलकुलेट करना है ना, तो 10वीं टर्म पता नहीं है मगर ये पता है कि कितनी टर्म्स तक सम लेके जा मालूम करना है। तो n की वैल्यू 10, तो जनरल फार्मूला के अंदर n की जगह आप 10 लिखो, ठीक है। यहाँ पे भी 10/2 हो गया। 2A1 की जगह ये फर्स्ट टर्म जो है 1/11 लिख दिया हमने, प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 हो गया। D की वैल्यू जो हमने निकाली है सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस करके 0.3, वो यहाँ पे पुट कर दी। अब ये देखो 10 माइनस 1 9 आता है, 9 को 0/3 से मल्टीप्लाई करो 2/7 आ जाएगा, 2 को 1.111 से मल्टीप्लाई करो तो 2.22 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड करो तो 4.92 आएगा। 10/2 आप कर रहे हो तो सिंपली यार देखो 2 1 2 2 5 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 × 4.92 24.6, दैट्स योर आंसर। S10 का आंसर आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। इसके बाद मैंने इसका चौथा पार्ट भी सोल्व किया है। चौथा पार्ट देख लो, चौथे पार्ट में ये है जी सीक्वेंस गिवन है, सीरीज़ गिवन है, सॉरी माय मिस्टेक, सीरीज़ है। सीरीज़ में ये देखो -8 है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि भाई ये तो माइनस आ गया, यहाँ पे तो सम होना चाहिए था। भाई साहब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -8 प्लस इंटू -3, 3 से ही 1/2, ठीक है, ये ऐसे लिख लिया। तो ये ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 बन गया, 6 में 1 ऐड कर दो तो ये 7/2 हो गया। इसको उर्दू में बोलते हैं भाई, हमारे टीचर्स ने तो हमें बताया था, सही है तो नहीं है, खैर 7/2 हो गया जी। ये देखें जी, अब यहाँ पे सम कैलकुलेट करना है कौन सी टर्म तक, 11वीं टर्म तक सम कैलकुलेट करना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जहाँ तक आपने सम निकालना है। n की वैल्यू होगी 11, पहली टर्म आपको नज़र आ गई यहाँ पे हेयर, यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको नज़र आ गई -8। D की वैल्यू आपने फाइंड करनी है सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दो। सेकंड टर्म आपके पास है -7/2, ठीक है, उसमें से माइनस कर दिया फर्स्ट टर्म को जो कि है -8। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 8 के बटे में कुछ नहीं है 1 है, तो आप सिंपली पता क्या करो, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, बटे में 2 हो गया। 1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 7 से करो, -7 से -7 हो गया। 2 को इधर 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये 16 हो गया। इसको सोल्व करो तो ये 9/2 हो गया। अब सम कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको पता है, यहाँ पे आप लिखो पुट n = 11, ये देखो n की वैल्यू 11, A1 की वैल्यू -8 और D की वैल्यू 9/2, ठीक है। तो n की जगह आप लिखो 11,
ये 11/2 हो गया, 2a1 की वैल्यू -8 होगी प्लस n-1, ये हो गया आपके पास 11 - 1, ये d की वैल्यू 9/2 हो गई है, ठीक है। इसके बाद ये देखें 2 × -8 ये -16 हो गया, 11 में से 1 निकाल दिया 10 हो गया, 10 × 9/2, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये देखो जी -16, 5 9 × 45, ठीक है। अब ये देखो 45 में से 11 निकाल दो भाई साहब आप, ये कितना बनता है 29 प्लस का 29, तो ये देखो 11 को 29 से मल्टीप्लाई करो, 2 पे डिवाइड कर दो, ये आपके पास पॉइंट में आंसर आता है, जैसे भी आंसर आता है ये लिख दो यार। ओके, ये आपको मैंने ये 4 पार्ट्स इसका सोल्व करवा दिए। इसके बाद है जी इसमें ये 5th पार्ट मैंने आपको सोल्व करवाया, ये बड़ा ईजी है, ऑलमोस्ट मैंने सारे पार्ट्स ही करवाए हैं भाई साहब। ये जी हाँ जी 5वां पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये देखें सिंपली आपको नज़र आ रहा है, आपने सम कैलकुलेट करना है n टर्म्स तक, अब n की जगह n यूज़ करना है, समझ रहे हो। पहले लिखा होता है ना कि A13 तक, A10 तक, पता लग जाता था कि पहली 10 टर्म का सम निकालना है, 13 टर्म का निकालना है, तो उसने कहा इस सीरीज़ को सम करो टू n टर्म्स, n टर्म तक सम करो। तो सीक्वेंस में सीरीज़ में सिर्फ देखो कि यहाँ पे सीरीज़ में क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है x - a, b की वैल्यू निकालनी है तो आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, a2 - a1 कर दो, a2 - a1, a2 क्या है x + a, उसमें से माइनस कर दो x - a को, बाहर माइनस अंदर अलावा चेंज हो जाएगी, माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का a है तो बाहर माइनस होने की वजह से ये प्लस का a हो जाएगा, ये प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा, a + a ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब Sn का फार्मूला आप यूज़ करो, Sn का है जी फार्मूला n/2 × 2a1 + n-1d, ये फार्मूला का हिंट दो। अब यहाँ पे n की जगह n ही रहने दो, समझ रहे हो। a1 की वैल्यू जो है ऊपर से देखो x - a है वो पुट कर दिया आपने, प्लस n-1, n की जगह n ही रहने दो, d की वैल्यू जो निकली है वो 2a पुट कर दी। अब ये देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 को x से किया तो 2x, 2 को -a से किया तो -2a, अब ये 2a को n से किया तो ये 2an हो गया, 2a को -1 से किया तो ये -2a हो गया, -2a ये माइनस का 4a हो गया, ये 2x है ये वैसे ही, प्लस का 2an है ये वैसे ही। अब ये देखो ये सारी वैल्यूज़ में स्टूडेंट्स ये तीनों टर्म्स में एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो है 2, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये 2 है, ये तीनों टर्म्स में 2 कॉमन है तो मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे बच गया 1x, यानी कि अकेला x लिख दो, यहाँ पे 2 बच गया 4 की जगह, और यहाँ पे 2 बाहर चला गया तो ये an बच गया। अब ये 2 2 से कट गया, बाहर n है, अंदर है जी x - 2a + an, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर है। अगर आपने इसको मज़ीद लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो n × x, ये प्लस का an पहले लिख लो और माइनस का 2a बाद में लिख दो, ठीक है जी। अब इसमें से आप क्या कर सकते हो कि a कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है, a कॉमन निकाल दो, n - 2 हो जाएगा, ये लो, ठीक है। अब आप n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, nx + an × n - 2, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, देख लीजिएगा कौन सा आंसर बनता है। इधर तक भी लिखते हो तो वेल एंड गुड है, सही है। अब इसके मैंने 5 पार्ट सोल्व करवा दिए हैं। जो इसका 6ठा और 7वां पार्ट है ना स्टूडेंट्स, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, वो लॉन्ग में हो जाता है, ठीक है। मतलब है तो वो मतलब शॉर्ट में भी हो सकता है, बट आपको खपने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ऑलरेडी नहीं आते, तो मैं इस वजह से उसको स्किप करवा रहा हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं, मैं एक पार्ट करवाऊंगा, दूसरा पार्ट आपको खुद ही समझ आ जाएगी। इसमें बताया है, कहता है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़, ये सीरीज़ गिवन है, मैं इसका सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ये सीरीज़ गिवन है, उसमें फर्स्ट टर्म है -7 जमा, सेकंड टर्म है -4 जमा, थर्ड टर्म है -1। ये कहता है जी सीरीज़ को जमा किया जाए, कहता है कितनी टर्म्स का सम 114 आएगा। ये बात समझिएगा, उसने ये बोला है कि आप इस सीरीज़ को जमा करते हो, इस सीरीज़ में ना अनगिनत टर्म्स हैं, ये पहली 3 टर्म्स तो आपको नज़र आ रही हैं, इससे आगे भी टर्म्स चलती जा रही हैं, ये सो ऑन चलती रही हैं। अब ये नहीं बताया उसने कि सारी टर्म्स को जमा करके 114 आएगा। कहता है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़, इस सीरीज़ की कितनी टर्म को जमा करें, अमाउंट का मतलब है एडअप करें कि 114 आए जवाब। इसका मतलब ये है कि हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स मालूम करनी है कि हम कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स को जमा करें, हमारे पास जो सम का आंसर आए वो 114 आए। अब इस केस में हमें Sn फाइंड मालूम है। Sn से मुराद है जब हमें सम मालूम है बट ये नहीं पता कि ये सम कितनी टर्म्स का है, जब हमें स्पेसिफाई नहीं हो, हमें
क्लैरिटी नहीं हो कि कितनी टर्म्स का ये सम है, ये कौन सी टर्म है, तो हम वहाँ पे अब 6.2 में भी मैंने यही करवाया था, जब आपको ये पता हो कि टर्म कितनी है, मान लो कि 148 है, बट ये नहीं पता कि ये कौन सी टर्म है, तो उसमें 6.2 में मैंने बताया था आप उसको an बोल देते हो कि ये nth टर्म है, जिसका आपको पोजीशन नहीं पता कि ये कौन सी टर्म है। इसी तरह ये देखो, सम आपको पता है 114 है, ठीक है, बट आपको ये नहीं पता कि कितनी टर्म्स का सम है, तो आप इसको कंसीडर कर लोगे लेट Sn इज इक्वल टू 114। सीरीज में देखा जाए तो पहली टर्म आपको -7 नजर आ गई, डी की वैल्यू निकालनी है तो सेकंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस करो, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू है -4 माइनस फार्मूला का, a1 की वैल्यू -7, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 हो गया, ये सॉल्व किया तो डी की वैल्यू 3। नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ये लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स आपको मालूम करनी है। लेट फर्ज कर लो कि Sn है आपके पास, ये क्या है, फ़र्ज़ कर लिया कि आपको ये पता है कि सम कितना आता है 114 आता है, कितनी टर्म्स को जमा करके आता है ये नहीं पता, यही फाइंड करना है। Sn का फार्मूला लिखो, Sn की जगह 114 लिखो, n/2 वैसे ही, क्योंकि n तो मालूम करना है, नंबर ऑफ टर्म्स तो मालूम करनी है। 2 a1 की वैल्यू यहाँ से -7 आई है तो -7 लिख दिया, प्लस n-1 अपनी जगह, d की वैल्यू यहाँ से आपने फाइंड की 3 लिख दिया। अब 3 को अंदर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करो n से करो तो ये 3n हो गया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये -3 हो गया, 2 को -7 से मल्टीप्लाई करो तो ये -14 हो गया, ठीक है, ये n/2 अपनी जगह ही है। अब ये जो 2 है इधर डिवाइड हो रहा है, जब ये लेफ्ट साइड पे आएगा इधर 114 के साथ यही 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 114 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 228 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इधर क्या बचा है, सिर्फ n बचा है, अंदर क्या है ब्रैकेट के अंदर, ये -14 है, ये -3 है, ठीक है, तो ये -17 बन कर दिया और ये प्लस की वैल्यू 3n पहले लिख दी है। समझ आ गई तरतीब के साथ। अब n को अंदर मल्टीप्लाई करो, n को 3n से किया तो ये 3n² हो गया, n को -17 से किया तो ये -17 हो गया। अब ये 228 जमा क्या है, इधर आकर क्या हो गया माइनस का हो गया, इधर क्या बच गया आपके पास 0 बच जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हुआ ना, ये वैल्यू इधर ये स्टेप ऐसे कर लो ना भाई साहब, ये -228 हो गया। अब आप इसको इधर लिख लो, उसको इधर लिख लो, कोई मसला नहीं है। अब अगर आपको ये फैक्टर्स मिलते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपको फैक्टर्स नहीं मिलते तो भाई साहब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लीजिएगा। अब छोटी छोटी चीज़ ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊं। फैक्टर्स मालूम करने हो तो फैक्टर्स आप कर सकते हैं यहाँ पे मालूम। मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला सजेस्ट किया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए आप देखोगे n² आप n वेरिएबल है, n² के साथ जो वैल्यू है वो a की है, जो n के साथ जो वैल्यू है वो b की है। क्वाड्रेटिक फार्मूले की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ऐसी होती है ना, ax² + bx + c = 0। अगर लेट सपोज वेरिएबल आपका हो जाए n, ठीक है, an² + bn + c = 0, ये n की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाती है। अब यहाँ पे देखो n² के साथ जो वैल्यू है वो a की हो गई, इसके मुताबिक n के साथ जो वैल्यू है n वेरिएबल के साथ वो b की होगी -17, और जो c की वैल्यू है -228। आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर x की बजाय आप n लिखो, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लगाया, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, इसको सोल्व करो, n का जवाब आए। n की अगर वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर देना। क्यों? क्योंकि तादाद कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर इसके दो आंसर आते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव को चूज़ करना, नेगेटिव को निगलेक्ट कर देना। ओके, ये मैंने आपको करवा दिए क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, उसके भी 2 पार्ट्स हैं। मैं एक पार्ट सोल्व करवाता हूँ, सेकंड पार्ट आपको सोल्व करवाता हूँ, फर्स्ट पार्ट आप खुद ही कर सकते हो। अगर आपसे फर्स्ट पार्ट इनके सोल्व नहीं होते तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इस तरह आपकी सेल्फ असेसमेंट भी हो जाएगी, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी अगर कोई ना कोई एक आध पार्ट आप लोग भी सोल्व करते हो। इसमें गिवन है जी सम द सीरीज़। उसने कहा जी सीरीज़ का सम कैलकुलेट करो, सीरीज़ का सम 2 पार्ट्स गिवन है, मैं दूसरा पार्ट कर रहा हूँ। ये आपको इतनी लंबी ना सीरीज़ की कही है टू 3n टर्म्स। 3n टर्म्स से मुराद स्टूडेंट्स ये है कि 3 टर्म्स का ये सम बना हुआ है, ठीक है। हमने ये अभी अकेली के लिए थी, हमने ना ब्रैकेट में 3 टर्म्स को ना इकट्ठा कर दिया, 1 + 4 - 7, 10 + 13 माइनस, पहली 3 टर्म्स को इकट्ठा कर दिया, अगली 3 टर्म्स को इकट्ठा कर दिया, जमा 19 + 22 - 25, इनको इकट्ठा कर दिया। तो ये 3 टर्म्स को इकट्ठा करके 3n की बजाय n टर्म्स तक सम कैलकुलेट बन गया है। पहले 3n टर्म्स तक सम था, जब हमने 3 टर्म्स को इकट्ठा किया तो एक मतलब कि 3 टर्म्स की बजाय अब इन 3 टर्म्स की जगह एक टर्म बन गई, -2 आ गया। इन 3 टर्म्स की जगह, ठीक है, सीरीज़ के अंदर ये एक टर्म बन गई, इन 3 टर्म्स की जगह एक टर्म बन गई, तो 3n से n बन गया, ठीक है। अब हम इसका सम कैलकुलेट करेंगे। इस सीरीज़ में हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमें जो पहली टर्म नज़र आ रही है वो -2 नज़र आ रही है। d की वैल्यू निकालनी है तो सेकंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर देना होता है। a2 - a1 कर दिया तो 7 -
-2 कर दिया तो ये आंसर आ गया आपके पास 9। SN का फार्मूला वो लिखा, SN के फार्मूला के अंदर हमने सम कैलकुलेट करना है n टर्म्स तक। SN के फार्मूला के अंदर n की जगह n ही रहने दो, n/2 वैसे ही रहा, 2a1 की जगह -2 गया प्लस n-1 वैसे ही d की जगह 9 गया। इसको सोल्व करते हैं तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, ये -4 बन जाएगा आपके पास, ठीक है, ये -4 हो गया। फिर इधर देखें ये 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, ये 9 को n से मल्टीप्लाई किया तो 9n, 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -9, वो ये देखें ये बन गया। ये प्लस का 9n वैसे ही, माइनस का 4 और माइनस का 9, ठीक है, ये माइनस का 13 बन गया, तो ये SN का आंसर आ गया। ये इसी तरह आप ये मैंने सेकंड पार्ट करवाया, आई होप कि आप इसी तरह सेम इसी तरह फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। उसने कहा फाइंड द स्टेटमेंट, आप अपनी बुक से रीड आउट कीजिएगा काइंडली। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ सीरीज, कहता है कि सम कैलकुलेट करो 20 टर्म्स का। इस उसने ये नहीं कहा 20वीं टर्म का, उसने ये कहा है कि 20 टर्म्स का सम कैलकुलेट करो, ठीक है। हुज आर्थ टर्म इज, जनरली वो nth टर्म कहता है, n की जगह उसने वेरिएबल अब r यूज़ कर दिया, नो प्रॉब्लम विद दैट, आप यूज़ कर दो गिवन AR, यानी आर्थ टर्म आपको गिवन है, इसको आप लिख लो आर्थ टर्म, ठीक है, वो 3r+1 है। तो इसमें उसने कहा कि S20 पहली 20 टर्म का सम कैलकुलेट करो। अब एक बात याद रखिएगा, सम कैलकुलेट करने के लिए ना आपके पास सम सीरीज़ तो होनी चाहिए। अब इसमें सीरीज़ तो है नहीं, सीरीज़ की पहली 20 टर्म का सम कैलकुलेट करना है। चलो 20 टर्म ना हो, पहली 3-4 टर्म्स तो हो ना, ताकि आपको पता लग जाए कि यार ये सीरीज़ है, फलां सीरीज़ है। तो इसके लिए पता क्या करो, AR को यूज़ करो, आर्थ टर्म को, उसमें r की जगह 1 पुट करो तो पहली टर्म आ गई, r की जगह इसमें 2 पुट किया तो ये सेकंड टर्म आ गई, r की जगह आपने 3 पुट किया तो ये थर्ड टर्म आ गई। ये सॉल्व कैसे किया, ये देखो r की जगह 1 पुट किया तो ये 4 आ गया, सेकंड टर्म का आंसर 7 आ गया, थर्ड टर्म का आंसर 10 आ गया। ये सिंपल था। तो आप लिख दो सो सीरीज इज, थर्स सीरीज इज, थर्स लिख दो यही, थर्स सीरीज इज। सीरीज़ कैसे बनी, पहली टर्म जमा दूसरी टर्म जमा तीसरी टर्म, ये सीरीज़ बन गई। अब इस सीरीज़ में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी पहली टर्म क्या है 4, डी की वैल्यू क्या है A2 - A1 करके 3, ठीक है, A2 - A1 करके 3, ये डी की वैल्यू, ये जो सीरीज़ बनी है उसमें क्लियरली नज़र आ रहा है पहली टर्म क्या है और डी की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब आपको सम कैलकुलेट करना था, सम कहाँ तक कैलकुलेट, कितनी टर्म्स का करना था, 20 टर्म्स का। जनरल सम का फार्मूला लगाओ, SN = n/2 2a1 + n-1 डी फार्मूला है। 20 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है फॉर 20 टर्म्स, n बराबर क्या पुट कर दो 20, यहाँ पे 20 पुट कर दिया, n की जगह 20 आ गया, n/2 यानी 20/2, 2a1 की वैल्यू जो सीरीज आपने बनाई है उधर से देखी तो वो 4 आती है, n-1 यानी 20-1, डी की वैल्यू जो आपने सीरीज में से निकाली है वो 3 आती है। तो ये 20 - 1 19 से मल्टीप्लाई बाय 3 जमा 8, ये मल्टीप्लाई करो भाई साहब 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, 3 ओवर 27, 3 1 3, 3 2 3 1 3 और 5, इतनी देर का बोल रहा हूँ, खैर खपना तो था ही, 65 हो गया। ये 650, दैट्स योर आंसर। पहली 20 टर्म का सम आ गया है, बहुत ही ईजी और आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। आर्थ टर्म देख लें, सॉरी आर्थ टर्म बोल दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें आप। आगे अगले सारे लॉन्ग ही हैं तकरीबन, इस एक्सरसाइज में से ना लॉन्ग ही हैं, वो आप स्किप कर सकते हैं। तो शॉर्ट में ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बनता। आर्थ टर्म है जी आपके पास, मैं बार बार आर्थ टर्म बोल रहा हूँ, माई मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें SN है आपके पास n × 2n-1, और उसने आपको यहाँ पे फाइंड करने को कहा कि आप सीरीज़ फाइंड करके दो। क्या फाइंड करके दो, सीरीज़। अब इस SN का अब ये नहीं पता कि कितनी टर्म्स का सम है, SN को बोलते हैं जनरली सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स तक का सम। तो इसमें पता क्या करो, आप n की जगह 1 पुट करो, पुट n = 1, तो ये S1 का आंसर आ गया है 1 × 2 × 1 - 1। इसको सोल्व करके S1 से मुराद ये है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, पहली टर्म का सम। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करें तो पहली टर्म से पीछे कोई टर्म थी नहीं, तो इसका मतलब है S1 का जो आंसर आया ना वही आपका पहली टर्म का आंसर आया है, ठीक है। तो ये 1 ही आ गया। अब n की जगह इसमें 2 पुट करें तो आपके पास S2 आ गया। इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट पहली 2 टर्म्स का, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम आ गया वो 6। इसके बाद n की जगह 3 पुट किया तो इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, पहली 3 टर्म्स का सम आ गया S3 को 15। अब आप सीरीज़ फाइंड करनी है, सीरीज़, सम नहीं, ठीक है। सीरीज़ फाइंड करने के लिए आपको ना टर्म्स चाहिए,
पहली टर्म वही है जो पहली टर्म का सम आया है, यानी जो S1 का आंसर है वही पहली टर्म है एस। सो A1 इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 1। सेकेंड टर्म निकालनी है तो इसका सिंपल सा फंडा है कि आप सेकेंड टर्म में का जो सम आया है ना, पहली दो टर्म्स का जो सम है उसमें से पहली टर्म का सम फाइंड कर दो। दो टर्म्स तक जो सम आया ना उसमें पहली टर्म का सम माइनस कर दो तो आपके पास सेकेंड टर्म आ जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद तीसरी टर्म निकालनी है, तो तीसरी टर्म निकालने के लिए तीन टर्म्स तक का जो सम आया है ना, तीन टर्म्स तक, पहली तीन टर्म्स तक जो सम आया है ना उसमें से पिछला सम माइनस कर दो। S3 में से उससे पिछला सम जो है वो माइनस कर दो तो थर्ड टर्म आ गई है। तो सीरीज बन गई है, ये पहली टर्म, फिर ये दूसरी टर्म, फिर जमा ये तीसरी टर्म। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। यहाँ तक मैंने आपको 3 एक्सरसाइजेज करवा दी हैं और हाफ पोर्शन मैंने करवा दी है, यानी हाफ चैप्टर ख़त्म हो गया है। ये हुआ है जी अरिथमेटिक पूरा सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक मीन, A to Z फिनिश विद एग्जाम्पल्स। अब इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं कुछ, वो देख लो अगर आपकी एग्जाम्पल हो सकती हैं। ये एग्जाम्पल एक ही है, इसकी एग्जाम्पल नंबर 198 के ऊपर है। एग्जाम्पल नंबर 3 आप ये खुद सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं होती तो फिर बता दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये पेज आपका होगा 198 आई थिंक। ठीक है, 198। उसने बोला है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज -9 -6 -3 +0 चलता ही जा रहा है, अमाउंट टू 66। आपको मैंने अभी क्वेश्चन एक्सरसाइज का करवाया है, वो है जी क्वेश्चन नंबर 3, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप गिवन सीरीज लिख लो। हेयर A1 -9, D की वैल्यू फाइंड करनी है, A2 -A1 करो। सीरीज़ में जो सेकंड टर्म है -6 है, उसमें से माइनस करो फर्स्ट टर्म जो है वो -9, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आपके पास क्या हो गया 3। D की वैल्यू आ गई आपके पास। यहाँ पे लेट कर लो कि आपको ये पता है कि सम कितना आता है 66, ये नहीं पता कि कितनी टर्म्स का सम आया, तो आप इसको लेट कर लो कि ये n टर्म्स का सम आया। ठीक है, वो आया जी 66। हमें n फाइंड करनी है। हाउ मैनी नंबर ऑफ़ टर्म्स, नंबर ऑफ़ टर्म्स हमें क्या है यहाँ पे फाइंड करनी है कि कितनी टर्म्स को जमा किया जाए, जवाब हमारे पास 66 आता है। टर्म्स की तादाद फाइंड करनी, SN का फार्मूला लगाओ, n/2 2A1 + n-1D। SN की जगह उसकी वैल्यू लिखो, n/2, n तो फाइंड करना नंबर ऑफ़ टर्म्स, 2A1 की वैल्यू ऊपर से देखिए वो -9 है, n-1 D की वैल्यू हमारे पास 3 है। ये देखिएगा ज़रा, ये ब्रैकेट बड़ी यूज़ कर लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 2 × -9 -18 हो गया, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3n-3 हो गया। ये n/2 है, ये देखिएगा जी n/2 है। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर आकर क्या हो गया मल्टीप्लाई, ये 132 बन गया। ठीक है, ये 3n है, ये देखिएगा माइनस, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, -21 हो जाएगा आपके पास। अब ये 3n है, माइनस का 21 है, उधर जाकर ये हो जाएगा प्लस का 21। ठीक है, 153। ठीक है, अब ये आप सोल्व करोगे तो अच्छा, ये एक मिस्टेक नहीं करेंगे हम, एक मिस्टेक ये कर गए हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ से मिस्टेक हमने ये कर दी है कि 132 है, n को अंदर मल्टीप्लाई करना था, 3n² -21n होना था। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना दो, 3n² -21n -132। ठीक है, अब ये उसका वही तरीका जो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो अगर आपको फैक्टर्स यहाँ पे नहीं मिलते तो। यहाँ पे तो 3 वैसे कॉमन भी आ रहा है, तो 3 आप कॉमन भी निकाल सकते हो। ये देखो ना, 3 1 था 3, 3 7 था 27 एंड 3 44 था 132, यानी 3 कॉमन भी आ रहा है, तो आप 3 कॉमन निकाल दो। ये दोबारा लिख लेते हैं, ये क्या क्या बना था हमारे पास, -21 एंड -132, तो इसमें से 3 कॉमन निकाल दो। यहाँ पे आ गया n², यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे आ गया जी 44, 3 उधर जाकर डिवाइड हो गया, 0 से ख़त्म हो गया। ये लो,
ये इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर दूँ अब आगे। आई होप कि क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको लगाने आता है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ डन हो गया। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो नाउ।